तोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा। ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। ला 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 ला। कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार
मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है, मुट्ठियों को भींच गए। कि मेरी वॉइस आप लोगों तक प्रॉपर रूप से पहुंच रही होगी। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स, अगर प्रॉपर आप लोगों तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स। if am I audible to all of you, just say clear in the chat box. All of the members are requested to rename themselves as your organization name only. If are you available with your NGO name, then it will be okay. Otherwise, you will not receive the proper information, or maybe your name will not be there in beneficiary list, right? So everybody, it is personal request to all of you, just rename yourself and be available with your NGO name only. Everybody. Thank you. Thanks a lot to all of you. And now we are going to make our application for a new grant. अभी तक आप लोगों ने जो जो ग्रांट्स आपको बताई गई हैं वो सभी ग्रांट्स प्रॉपर रूप से अप्लाई कर ली होंगी। उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। एक बहुत बड़ा हमारा पुट माय हैंड हेडफोन, इज इट कंपलसरी? देखिए, अगर जरूरी नहीं है तो प्लीज जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर बीच में कुछ दिक्कत आ गई तो आप बोल सकते हैं थोड़ा। ओके 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 ओके, चलिए जी, थैंक यू। चलिए जी, आई थिंक सो आप लोगों ने अपनी अपनी ग्रांट एप्लीकेशंस करना जो है स्टार्ट कर दिया है, और काफ़ी बड़ा वर्ग हमारी संबद्ध संस्थाओं का ऐसा भी है जो कंसल्टेंसी सर्विस की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने माधव एनजीओ कंसल्टेंसी को कांटेक्ट किया है उसके रिगार्डिंग। ये हालांकि गलत है, मैं फिर कहूँगा, भले ही आप पैसा पे कर रहे हैं, आप पे करके कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू मोर देन 100+ grant application in the complete series, right? Daily we will discuss a new grant. Daily we will provide a new opportunity to all of you. If you will proceed with consultancy services, it will be too much costly. ये रोज रोज अगर आप हर एक ग्रांट के लिए पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको, राइट? तो प्लीज़, जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, उस पर ध्यान दीजिए। आपको कोर्स दिया गया है ऑलरेडी, वहां से अपनी जो प्रपोजल राइटिंग है उसको बेटर कर लीजिए। और प्रपोजल के लिए एक बार सीखने की आवश्यकता है, बार बार सीखने की आवश्यकता नहीं है, राइट? एक बार सीखने की आवश्यकता है, बार बार सीखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपको प्रपोजल लिखना आ गया, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। बहुत सारे साथी लगातार कॉल कर रहे हैं, सर कंसल्टेंसी चाहिए, चार्जेस हम पे कर रहे हैं। सर, कंसल्टेंसी का विकल्प हमने इसलिए दिया था कि आपको पता लगे कि अब हर एक काम पैसे से होगा, आपके मन में एक डर उत्पन्न हो, लेकिन वो डर की बजाय ना, वो आप लोगों के लिए तो एक सुविधा हो गई है बहुत बेहतरीन। बहुत सारे साथी हैं जो कंसल्टेंसी सर्विस की तरफ आ रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ना आपके लिए अच्छा है, ना मेरे लिए अच्छा है, राइट? क्योंकि हमारा और आपका काम है इन ग्रांट्स के लिए प्रयास करना। अब ये प्रयास मैं जब आपको निशुल्क करा रहा हूं, आपको लाइव बता रहा हूं, लाइव सिखा रहा हूं, आप खुद से करेंगे, आपका कोई चार्ज खर्च नहीं होगा। इसमें क्या है, आपका पास हुआ नहीं हुआ, आपके मन में मेरे प्रति कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। और कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ले भाई, हमने चार्जेस पे कर दिया, कंसल्टेंसी से काम करवाया है तो हमारी पास होने की गारंटी हो गई है।
इट इज नेवर बी क्लेम्ड, राइट। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ किसी भी ग्रांट को आपको दिलवाने या प्रपोजल के लिए क्लेम नहीं करता है। हम सिर्फ एक प्रयास करते हैं, हमारा आपका एक साझा प्रयास होता है। इस क्लेम को या इस प्रकार का क्लेम करके ना राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपनी संबद्धता देता है, और ना ही इस प्रकार का क्लेम करके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको कोई सर्विस देगा, राइट। तो प्लीज मेरा सभी साथियों से निवेदन है, मुझे एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए प्लीज, सही सही अपने दिल से पूछकर बताइए कि ये जो हम आपको फ्री प्रोसेस लेकर चलते हैं ये बेटर है। अगर मुझे कंसल्टेंसी सर्विस देनी होती या मुझे पेड सर्विस में आपको ले जाना होता, फिर हमें महासंघ की आवश्यकता नहीं है सर। आज अगर मैं इस महासंघ नाम की चीज को बंद कर दूं ना, आई थिंक सो इस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास मिलेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेंसी, और सबसे ज्यादा लोग भागकर मेरे पास आएंगे। लेकिन नहीं सर, दिस लाइन वाज नॉट इनॉग्रेटेड फॉर द इनकम पर्पस, इट वाज इनॉग्रेटेड टू हेल्प यू आउट। हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य है आपको हेल्प पहुंचाना, आपको हेल्प करना, ना कि आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट। वो विकल्प रखा गया, कुछ हमारी बाहर की संस्थाएं हमें कॉल करती थी कि सर ये ग्रांट हमने देखी है, हमें अप्लाई करवाना है, हमें फलानी जगह हम अटक गए हैं। तो जो लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है, राइट, वो नहीं उचित समझते कि उन्हें राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के महासंघ परिवार का हिस्सा बनना चाहिए। ये सर्विसेज उनके लिए हैं, ना कि आपके लिए। लेकिन हमारा बहुत बड़ा वर्ग जो है वो लगातार जो है इस तरफ आता जा रहा है। देखिए वो एक अलग चीज है कि हमारे एंड से कुछ ग्रांट अप्लाई हुई है, किस साथियों ने पहले कंसल्टेंसी सर्विस ली हुई है तो उनके पास हो गए। देखिए वो पास होना आपके प्रोफाइल पर निर्भर था, इट वॉज बिकॉज ओनली ऑफ योर प्रोफाइल, वो आपके प्रोफाइल की वजह से पास हुआ है। इसलिए पास नहीं हुआ कि आपने पेड कंसल्टेंसी ली थी या यादव जी ने आपका प्रपोजल लिख के लगाया था इसलिए पास हुआ, नहीं। वो पास इसलिए हुआ क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपने समाज में अच्छा काम कर रखा, आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं, राइट। इसलिए वो आपको मिल गया। ये एक जिसे कहते हैं ना हम कि एक लक बाय चांस की बात है कि वो हमने अप्लाई किया और वो आपको मिल गया, राइट। लेकिन आपको लगा कि कंसल्टेंसी ली हमने यादव जी की इसलिए हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। ये मैं बार बार रिपीट करता हूं, ऐसा नहीं है। आप खुद से मेहनत कीजिए, आप खुद से मेहनत करेंगे, आपके प्रपोजल भी देखिए आप भी वही लिखेंगे जो हमें लिखना होता है, वही तरीका मैं यूज करता हूं जो तरीका मैं आपको सिखाता हूं। तो प्लीज मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि पेड कंसल्टेंसी की तरफ मत भागिए, राइट। इसमें आप अपने जो डोनर्स के द्वारा या आपकी मेहनत का आप पैसा जो है वेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं। इज इट क्लियर? से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलते हैं आज की नई ग्रांट की ओर। आप चैट बॉक्स में कमेंट डालना बंद कर दीजिए जिससे कि मैं आपको लिंक शेयर कर सकूं। चैट बॉक्स में कमेंट डालना बंद कर दीजिए जिससे कि मैं आपको जो है मैसेज कर सकूं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि चैट बॉक्स में अब कोई कमेंट ना लिखे क्योंकि मुझे अब आपको लिंक शेयर करना है, राइट। चलिए जी, हियर वी आर। लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है एंड द लिंक विल नेवर बी शेयर्ड अगेन। जो कल हुआ वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को लिंक दे दिया गया है, जस्ट कॉपी एंड सेव इट। इसको कॉपी कर लीजिए अपने पास और अपने व्हाट्सएप पर या कहीं भी सेव कर लीजिए। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना होता है, लिंक दोबारा दोबारा शेयर नहीं किया जाएगा। जल्दी से शेयर कर लीजिए और मैं तब तक लेकर चल रहा हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। जब तक आप उस लिंक को अपने पास कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं तब तक मैं आपको लेकर चल रहा हूं मेरी स्क्रीन पर, राइट। चलिए, चलिए जी, अब चलते हैं हमारी स्क्रीन पर जहां उस सेम लिंक को मैं आपके सामने जो है यहां पर पेस्ट कर रहा हूं। जैसे ही आप उस लिंक को पेस्ट करते हैं आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस निकल कर आता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपके सामने विजिबल है, राइट। तो हमें इस पर्टिकुलर जो है इंटरफेस पर आना है। यहां पर आने के बाद आगे का प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको
सबमिट ए प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लियर है? किस पर क्लिक करना है आपको? सबमिट ए प्रोजेक्ट पर। यहां पर क्लिक करने से पहले आप चाहें तो इन सब चीजों को आप पहले पढ़ सकते हैं। यहां पर जो आपको जानकारियां दी गई हैं ये आपके नॉलेज के लिए है, राइट। जनवरी जो 2024 की साइकिल है उसके लिए फरवरी 2012 से ही एप्लीकेशन ओपन है, राइट। ऑन दिस डेट द ऑनलाइन सबमिशन टूल विल बी ओपन, राइट। और डेडलाइन जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है अब रहेगी 12 अप्रैल। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिएगा। 4 की एरियाज के लिए पर्टिकुलर ग्रांट मिलेगी आपको। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एक्सेस टू मोबिलिटी और एक्सेस टू एनर्जी एंड वाटर। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिएगा। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब ध्यान दीजिएगा ये जो चारों पार्ट उन्होंने बताए थे इसके अंदर क्या क्या है वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर किन किन चीज को सपोर्ट कर रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, सपोर्ट एंड डिसएडवांटेज, जो डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन हैं उनको सपोर्ट के लिए, राइट। ऑर्फन हाउस या स्ट्रीट चिल्ड्रंस, इनका प्रोजेक्ट हो आपका। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर ये क्या क्या सपोर्ट कर रहे हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। एक्सेस टू मोबिलिटी में ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एक्सेस टू एनर्जी एंड वाटर में ये कहाँ पर आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। ईच सबमिटेड प्रोजेक्ट मस्ट बी अलाइन विद वन और मोर विद द फाउंडेशन की एरिया। जो फाउंडेशन के की एरिया है यानी कि इन चारों में से किसी एक के साथ या एक से अधिक के साथ आपका प्रोजेक्ट जो है वो अलाइन होना चाहिए, मिलना चाहिए, राइट। बी बेनिफिशियल ऑफ द ग्रांट जनरल इंटरेस्ट, राइट। बी लोकेटेड इन कंट्री इन विच अल्स्टॉम इज रिप्रेजेंटेड। इंडिया की बात है, हालांकि इसमें ज्यादा कुछ और देखने का नहीं है। NGO cannot submit more than one project. Any NGO will not submit more than one project in a period of 12 month। अगर आपने आज से 12 महीने पहले मेरी किसी वीडियो को देखकर, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने इस ग्रांट के लिए आवेदन करवाया था, तो उस समय अगर आपने वीडियो को देखकर इस ग्रांट के लिए अगर अप्लाई किया हो तो आप दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिएगा। 12 महीने के अंदर आपको एक बार अप्लाई करना होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रॉपर रिस्पॉन्स है वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके पास आ जाएगा, राइट। यहां पर इस पर्टिकुलर ग्रांट की एप्लीकेशन के लिए देखिए, ईच एल्स्टॉम एम्प्लॉय इज अलाउड टू सपोर्ट वन प्रोजेक्ट सबमिशन ओनली पर ईयर। यहाँ पर कुछ एल्स्टॉम एम्प्लॉयज हैं इस पर्टिकुलर फाउंडेशन के, उनको भी सपोर्ट के लिए या फिर ग्रांट एप्लीकेशंस को लेकर आने के लिए जो है इनिशिएट किया जाता है। तो यहाँ पर एक व्यवस्था थी कि जिससे हम सपोर्ट ले सकें इनके एम्प्लॉयज से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भरने के लिए। अगर हमें टेक्निकली कहीं दिक्कत आ रही है तो हालांकि वो आपका प्रपोजल नहीं भरेंगे ना, वो आपको कुछ बताएंगे, वो सिर्फ टेक्निकली अगर कहीं दिक्कत आती है उसको आपको सपोर्ट पहुंचाते हैं। तो उसके लिए जो इनके एम्प्लॉयज हैं वो भी एक व्यक्ति को 1 साल के लिए अलाउ होता है। उसके लिए आपको खुद लिंक निकालना होता है, उनसे जान पहचान बनानी होती है। अगर वो आपको प्रोवाइड करते हैं अपना डाटा तो आपको उसका डाटा मांगा जाता है बाकायदा। इसमें एल्स्टॉम एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका डाटा आपसे मांगा जाता है, उनका नाम, उनका एम्प्लॉयड आईडी वगैरह जो भी है, ठीक है। इसके लिए हालांकि फिक्स डेट जो थी वो 24 मार्च थी, क्योंकि जो जनरल सपोर्ट आपको इनके एम्प्लॉयज से या प्रमोटर के रूप में इनका जो सपोर्ट मिलना था उसके लिए डेट ऑलरेडी जा चुकी है, राइट। तो इसके लिए अब जो आपका प्रमोटर है, सपोर्टर है, जो भी कुछ हो, मैं आपके सामने अवेलेबल हूं। हम पूरा प्रयास करेंगे, इसको आपको जो है फिल करके दिखाएंगे और जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है उसको कंप्लीट करवाएंगे आपको, राइट। तो बिफोर क्रिएटिंग योर सबमिशन प्लीज नोट, यहां पर आपको जो पर्टिकुलर इसके फॉर्म्स मिलेंगे उसमें हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो उससे आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी कि आप अपने फॉर्म को जो है ऑप्टिमाइज कर सके आपके सबमिशन के लिए, राइट। ईच फॉर्म कंटेंट्स ए हेल्प फंक्शन। हर एक फॉर्म के अंदर एक हेल्प फंक्शन भी है जहां से आप हेल्प ले सकते हैं, जिसके बारे में आप समझ सकते हैं, राइट। यू कैन सेव योर प्रोजेक्ट एज ए ड्राफ्ट एंड कंटिन्यू विद सबमिशन एट लेटर स्टेज। आप चाहे तो बीच में अपने प्रपोजल को जो है ड्राफ्ट फॉर्म में सेव कर सकते हैं, उसको बाद में वापस शुरू कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें पढ़ लेने के बाद, राइट, यहाँ पर लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज भी दी हुई है। आप चाहें तो यहाँ पर जो है क्लिक करके आप अपनी कंट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री जो है इंडिया भी मिल जाएगी, राइट। ये यहाँ पर जो है अपनी इंडिया अवेलेबल है, क्योंकि एल्स्टॉम फाउंडेशन जो अपने इंडिया से, इंडिया भी इनका जो है ऑफिस अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है सबमिट योर प्रपोजल पर, या फिर ऊपर डायरेक्टली आप बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहां से आप अपना जो है प्रपोजल सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कुकीज के लिए कहता है कि हम जो है इस प्रकार से कुकीज यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको ओके कह देना है।
अब यहाँ पर आपके सामने कुछ जो है रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग के लिए आपको बताया गया है। 12 फरवरी से 12 अप्रैल 2023 की साइकिल बंद हो चुकी है, 24 की ओपन है, राइट। अप्रैल 12 के बाद ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे प्रपोजल। आपका जो भी रिजल्ट है वो एंड ऑफ सितंबर में आपको दिया जाएगा, पहले से नोटिफाई है। एंड ऑफ सितंबर में आपको इसका रिजल्ट बता दिया जाएगा। इन सभी चीजों को, पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, राइट। सबमिट ए न्यू प्रपोजल पे हमें क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है साइन इन का ऑप्शन, जहां से आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं। दूसरा होता है आपका क्रिएट ए अकाउंट का ऑप्शन। तो यहां पर आप अपनी मेल आईडी के साथ अपना मेल आईडी डालना है, अपना कोई भी पासवर्ड आप बनाइए। यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर एक कोई भी मेल आईडी डाल देता हूं, mymailid@gmail.com। मान लीजिए मैंने अपनी यहां पर कोई मेल आईडी डाली है। यहां पर आपको एक ग्रीन टिक बताता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है। अब यहां पर मैं अपना कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लूंगा, राइट। तो मैं यहां पर जो है कोई भी एक पासवर्ड जो है क्रिएट कर लेता हूं। अब यहां पर जैसे ही मैं पासवर्ड को क्रिएट कर रहा था, आप ध्यान देंगे ये सारे जो लेटर्स हैं वो 1 बाय 1 ग्रीन हुए थे। यानी कि इसमें हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा। एक आपका लोअर केस, एक अपर केस, यानी कि एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक डिजिट होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, है ना। और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका जो है पासवर्ड होना चाहिए। तो आप कोई भी इसमें पासवर्ड डालेंगे, इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप यूज करेंगे। देखिए मैं जैसे जैसे कम करता जाऊंगा वैसे वैसे कुछ पॉइंट्स जो है रेड होते जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको पता लग जाता है कि आपने सभी पॉइंट्स को जो है फॉलो अप किया है या नहीं किया। तो अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लीजिएगा और इसको जो है कंप्लीट किया आपने। उसी पासवर्ड को आपको जो है इसमें वापस रिपीट करना है। और आई हैव, देखिए दोनों पर क्लिक हो गया, मैच हो गया हमारा। आई हैव रीड पर और आई हैव रीड पर क्लिक करके और क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपकी मेल आईडी पर एक मेल आ सकता है, उस पर आप क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लीजिएगा। ये तो था आपका जनरल वेरिफिकेशन प्रोसेस। यहां तक क्लियर हुआ कि आपको कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। से क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि आपको अपना अकाउंट कैसे यहां पर क्रिएट करना है। जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स, से क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके, ग्रेट। चलिए जी, अब चलते हैं अपने लॉगिन प्रोसेस पर। आपका अकाउंट अगर बन चुका है फिर आप क्या करेंगे, लॉगिन। चलिए जी, मैं यहां पर अब करूंगा लॉगिन, राइट। सबमिट ए प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा डायरेक्टली और यहां पर क्लिक करने के बाद हम सबमिट करेंगे अपना प्रपोजल। नीचे चलते हैं यहां पर और सबमिट योर प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमें इसने कुकीज़ के लिए ऑप्शन दिया और उसके बाद वही नोटिफिकेशन दिया। सबमिट ए न्यू एप्लीकेशन पर हमने क्लिक किया। अब हमारा अकाउंट यहाँ बन चुका है, हम इसमें करेंगे लॉगिन। लॉगिन कर लिया हमने। अब यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं, आपको ये इंस्ट्रक्शन देता है कि प्रोजेक्ट सबमिशन शीट जो है वो इंग्लिश के अंदर है, राइट। तो इंग्लिश के अंदर हमारा पूरा फॉर्म सबमिट होगा। बड़ी नॉर्मल सी बात है। सबमिट एन एप्लीकेशन पे हमने क्लिक किया। यहां पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछता है ये आपकी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। सो यू नीड टू पुट योर प्रोजेक्ट टाइटल हेयर। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट हो जाएगा, आपको अपना टाइटल यहां पर सबमिट करना है। लीड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर आपकी जो लीड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपको यहां पर नाम देना है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप अपनी संस्था के नाम भी लिख सकते हैं। आप अपनी जो है कोई अगर आपके साथ में लीड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर ये बात ध्यान रखने की है, लीड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जिस संस्था का ये प्रोजेक्ट है मेन, अगर ये आपका खुद का प्रपोजल है, खुद का प्रोजेक्ट है, तो यहां पर आप अपनी संस्था का ही नाम लिखेंगे। क्लियर है। तो यहां पर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट करेंगे आप, ध्यान से समझते जाइएगा। यहां पर योर एनजीओ नेम एज पर पैन, राइट। योर एनजीओ नेम एज पर पैन। अब यहां पर क्योंकि आपका प्रपोजल पहले से आपने लिख के रखा हुआ है,
वहां से आपको ग्रांट फंडिंग अमाउंट रिक्वेस्टेड, जो भी आपका ग्रांट फंड अमाउंट है उसको यहां पर मेंशन करना है। लेकिन ध्यान से समझ लीजिएगा, इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, तो आपको ये दोनों चीजों को इस समय वेरीफाई कर लेना है कि आपको यहां पर जो अमाउंट डालना है दैट इज नॉट इन INR। यहां पर ये अमाउंट इस पर्टिकुलर करेंसी में दिया गया है। इसे कॉपी कर लीजिएगा, साइड में गूगल को खोलिएगा, यहां पर आपको लिखना है INR2 और कंट्रोल V कर दीजिएगा, आपके सामने ही आ जाएगा। ये इन्होंने आपसे जो अमाउंट मांगा वो मांगा है यूरो में। तो अपनी शीट वगैरह जो भी बनाएंगे वो आप बनाएंगे कौन सी, INR की, और उसको यूरो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, राइट। अब कुछ साथी कहेंगे सर यूरो में मांगा है तो FCRA चाहिएगा, कहीं भी FCRA रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। इसको जब आप ध्यान से शुरू में पढ़ेंगे तो सिर्फ ATG वाली संस्थाएं मांगी गई हैं, नॉट द FCRA इज रिक्वायर्ड हेयर। तो यहां पर मान लीजिए मेरे प्रोजेक्ट का, आप यहां पर प्रोजेक्ट वैल्यू कितनी रखनी है, ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लगाएंगे। यहां पर कितने लाख का, 10 लाख रुपए का। मान लीजिए मेरा प्रपोजल है 9,75,000 रुपए का, 9,75,000। तो मेरा यूरो कितना हुआ, 10,837.57। यहां से मैं इसको कॉपी करूंगा और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं अपना वो अमाउंट डालूंगा जो मेरा यूरो में। इज इट क्लियर? सॉरी, डिजिट वाला नहीं चलेगा, सिर्फ मेन नंबर डाल दीजिएगा 10,837। फर्स्ट सेक्शन, ये जो हमारा पहला सेक्शन है, ये कंप्लीट हो गया। से क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी बात क्लियर समझ में आ गई है तो, कि आपको अपना अमाउंट यूरो में कन्वर्ट करना है, फिर यहां पर मेंशन करना है। से क्लियर, CLR, जल्दी से CLR, ग्रेट। ध्यान दीजिएगा, अब आपको आना है नीचे। यहां पर आपसे पूछता है कि एल्स्टॉम प्रोजेक्ट प्रमोटर की डिटेल बताइए। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछता है कि एल्स्टॉम प्रोजेक्ट प्रमोटर की डिटेल बताइए। अब हमने तो यहां पर किसी एल्स्टॉम प्रोजेक्ट प्रमोटर को यूज नहीं किया और उसकी डेट भी जा चुकी है, राइट। अब यहां पर यह कहता है कि भाई आप इसमें अपना, देखिए आप इसमें किसी की हेल्प नहीं, आप खुद कर रहे हैं, इस फॉर्म को खुद से फिल कर रहे हैं ना आप क्या करेंगे, कंप्लीट विद माय पर्सनल डाटा। जैसे ही आप इसको कंप्लीट विद माय पर्सनल डाटा से क्लिक करेंगे, आपका खुद का डाटा यहां पर निकल आएगा जो आपने अपने प्रोफाइल को बनाते हुए दिया होगा। अगर आपने नहीं दिया तो अपना डाटा यहां पर आपको फिल कर देना है। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, पहली चीज क्या करना है, आपको खुद का डाटा फिल करना है। इसके बाद यहां पर आपको अपनी कंट्री कोड के साथ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, राइट। और यहां पर जो आपका ये जो मेल आईडी है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये आपका मेल आईडी नहीं लेगा। यहां पर आपका मेल आईडी नहीं लेगा, इसमें आपको फिर गलती बताएगा ये, राइट। क्यों गलती बताएगा, ये जो एल्स्टॉम है इसके प्रोजेक्ट प्रमोटर का डाटा आपसे चाहता है। तो यहां पर ये चाहता है कि हमें जो मेल आईडी मिले यहां पर वो एल्स्टॉम की हो, राइट। मैं एक काम करता हूं, इसको वैसा का वैसा छोड़ देता हूं जैसा फिलहाल ये फिल है मेरे पर्सनल डाटा के साथ, और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी बाद में जब हम इसको फाइनली सबमिट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं उस जानकारी को पहले ही क्लियर कर देता हूं जिससे कि बाद में आपको दिक्कत ना आए। जब आप इस इंफॉर्मेशन को फिल कर रहे हो और आपको लास्ट में एरर बताने लगे, यहां पर इस मेल आईडी का एरर बताने लगे, तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये जो एल्स्टॉम ग्रुप की जो मेल आईडी यहां पर दी हुई है, इसको कॉपी कर लेना है और इसको ही यहां पर जो है पेस्ट कर देना है। क्लियर है, ये एल्स्टॉम की मेल आईडी हो जाएगी इनके एडमिनिस्ट्रेटर की, राइट। अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि क्या वाकई में जो मैं आपको बता रहा हूं वो सही है या नहीं। मैं अभी फिलहाल जो मेरे पास लिखा हुआ मैं इसको एज इट इज लेकर चलूंगा। नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं हम और इस प्रपोजल को जो हम कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। चलिए जी, यहां पर प्रोजेक्ट आउटलाइन सेकंड सेशन, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आपकी प्रोजेक्ट लोकेशन क्या है, भाद्रुगढ़ ब्लॉक ऑफ डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा, राइट। जो भी आपका एरिया उसको आप यहां पर मेंशन कर देंगे, आपकी कंट्री को मेंशन कर देंगे, योर प्रोजेक्ट लोकेशन। यहां पर आपको अपनी कंट्री देनी है, मैं यहां पर IN
जैसे ही सर्च करता हूं इंडिया आ जाएगा हमारे पास। इसको एपीएसी ही रहने दीजिएगा, इसको आप चेंज भी नहीं कर पाएंगे रीजन में, राइट। यहाँ पर सिटी विलेज टाउन, जो भी मेरा सिटी विलेज टाउन है मैंने यहाँ पर वो जो है फिल कर दिया है। यहां पर मुझे कहता है कि आपकी जो अदर इंफॉर्मेशन है इस लोकेशन से संबंधित वो आप यहां पर डाल सकते हैं। तो यहां पर इसने क्या कहा है, प्लीज ऐड एन एनेक्चर ए कंट्री मैप शोइंग द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ये जो अदर इंफॉर्मेशन है यहां पर हम अपनी उस एरिया का, जिसे हम जियो लोकेशन कहते हैं, क्या भरेंगे आप यहां पर, जियो लोकेशन। कल हम जब एक ग्रांट अप्लाई कर रहे थे, एक पर्टिकुलर वर्ड आया था हमारे पास कि वहां की जियोग्राफिकल जो डाटा होता है हमारा, राइट। तो हमें यहां पर जियोग्राफिकल डाटा फिल करना है। यहां पर हमें फिल करना है क्या, ज्योग्राफिकल डाटा, कि हमारा उस एरिया का घनत्व कितना है, जनसंख्या कितनी है, आबादी क्या है क्या नहीं है, वट जो भी हम लिखते हैं, जो हमारा एक पर्टिकुलर प्लेस का ज्योग्राफिकल डाटा। कल की वीडियो में, कल की जो ग्रांट एप्लीकेशन, उसमें वो पर्टिकुलर वर्ड भी आया था, राइट। जिसको याद हो वो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, राइट। एक पर्टिकुलर वर्ड आया था ज्योग्राफिकल डाटा, शायद यही था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो आपको अपना वो ज्योग्राफिकल डाटा जो है उस पर्टिकुलर प्लेस का, वो यहां पर फिल करना है। और ये जो अटैचमेंट के लिए आपको जगह दी गई है, इसके लिए करना क्या है, आपको एक ब्लैंक मैप, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां से मैप को डाउनलोड करना है, राइट। यहां से ऐसे आपको जो आपका जो मैप होता है ना इंडिया का, उसको आप डाउनलोड करें, कोई भी मैप आप यहां पर ले सकते हैं। और उसके अंदर जो पर्टिकुलर एरिया है, अब ये तो हो गया आपके एक पेज पर, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको तो हमने कर लिया एक पेज पर, राइट। मैं यहां पे कॉपी इमेज कर देता हूं और मैं थोड़ा सा इसको आपको एडिट करके बता देता हूं करना क्या है और कैसे करना है इसको। चलिए जी, फाइल, न्यू, और यहां पर हम एक A4 साइज पेज ले लेते हैं। शायद किसी का कोई जवाब आया है, ज्योग्राफिकल डाटा ही था, ठीक है, थैंक यू जी। अब मान लीजिए मैंने यहां पर इस इमेज को पेस्ट कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, अपनी एक इमेज पर जो है इसको फिट कर दिया। यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, इस इमेज को जब मैंने यहां पर पेस्ट किया, तो इसमें मान लीजिए हरियाणा वाला हिस्सा है, तो मैं इस हरियाणा वाले हिस्से को कलर कर दूंगा, राइट। इस इमेज के अंदर ध्यान दीजिएगा, इस इमेज के अंदर मैं हरियाणा वाला जो हिस्सा है उसको कलर कर दूंगा। मैं यहां पर आपको एक एडिटिंग करके दिखा देता हूं जल्दी से, जिससे कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इसको फिल कैसे करते हैं। लीजिए, ये यहां पर मेरे पास जो है ये आ गया। मैं क्या करूंगा, मेरा जो हरियाणा वाला मान लीजिए पोर्शन है, मैं यहाँ पर एक कलर लेता हूं कोई भी, और मैं इस पोर्शन को जो है यहाँ पर कलर कर दूंगा, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से जो कलर कर सकते हैं, मान लीजिए ये वाला हिस्सा है अगर आपका, तो इसको आपने कलर कर दिया, राइट। तो जो भी आपका स्टेट हो, उस स्टेट को आप क्या करेंगे, कवर कलर से पूरा फिल कर देंगे इसको। इस टाइप का नक्शा आता है ऑलरेडी, आप गूगल सर्च से डाउनलोड करेंगे, हो जाएगा। अब इसके बाद इसके जो साथ में है, यहां पर आपको एक और इमेज लगानी है। कौन सी लगानी है, मान लीजिए मैंने यहां पर ये लिया है राजस्थान, तो मैं क्या करूंगा, गूगल इमेज से एक राजस्थान का मैप लूंगा, राइट। अब मैं यहां पर किसका इमेज लूंगा, राजस्थान का। मैंने यहां पर जो राजस्थान का अगर मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, तो मैं राजस्थान का मैप लूंगा। ये मेरे पास राजस्थान का मैप आ गया है, राइट। अब मैं यहां से क्या करूंगा, इसको भी कॉपी करूंगा। ये कैसे दिखाया जाता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने क्या किया, यहां पर इस पर्टिकुलर मैप को देखिए, वहां पर तो हमने छोटा दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो हमारी लोकेशन है उसको हम पूरा दिखाएं, अच्छे तरीके से दिखाएं। तो मैंने क्या किया, इसको पर्टिकुलर रूप से ऐसा दिखाया जो कि ये दिख सके। मान लीजिए मैंने यहां पर जो है ये अपना लगा दिया। अब यहां पर हमें दिख रहा है बीकानेर कहां पर है ना। अब हमने क्या किया, इसमें हम अपनी जो प्रोजेक्ट लोकेशन है उसको टैग कर देंगे, राइट। यहां पर हम कर देंगे, यहां पर जैसे यहां भी हमने क्या किया, अपना एक एरो लगाया, और यहां पर भी हमने जो है यहां पर मेंशन कर देंगे हम लाइक दिस, और यहां पर मेंशन कर देंगे लिखकर जो है, सॉरी कंट्रोल Z, मैं इसको यूज कर लेता हूं, यस। यहां पर हमने मेंशन कर दिया
प्रोजेक्ट स्टेट, राइट। यहां पर हमने दिखाया क्या, स्टेट। यहां पर हम क्या दिखाएंगे, प्रोजेक्ट लोकेशन डिस्ट्रिक्ट, राइट। ये हो गई हमारी प्रोजेक्ट लोकेशन की डिस्ट्रिक्ट केवल। अब जो आपका पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसको उठाना है, राइट। क्या करेंगे हम, हमने बीकानेर लिया है तो हम यहां पर लिखेंगे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट मैप। अब हमारे पास आ गया है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का मैप, आ गया जी, दिख रहा है आपको। अब यहां से हमने कर लिया इसको कॉपी इमेज और यहां पर कर दिया हमने इसके नीचे इसको पेस्ट। अब हमारे पास ये आ गया। अब मान लीजिए मैं इसमें पर्टिकुलर, सॉरी कंट्रोल Z, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके उठाता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यस, कॉपी इमेज कर लेते हैं हम इसको, सॉरी कॉपी इमेज किया और यहां पर हमने इसको किया पेस्ट। अब हमने यहां पर बड़े उसमें किसको दिखाया, अपने जिले को। अब मान लीजिए यहां पर मैं इस पर्टिकुलर इस वाले हिस्से में काम कर रहा हूं। देखिए जिले के अंदर तो ब्लॉक ही होते हैं ना। अब जैसे मैं झज्जर जिले के अंदर बहादुरगढ़ ब्लॉक के अंदर बैठा हूं, तो ये जो मेरा पर्टिकुलर ब्लॉक है इसको मैं यहां पर जो है टैग कर दूंगा। अगर एक से ज्यादा आपके ब्लॉक हैं तो उनको भी आप टैग कर सकते हैं। तो वहां पर सिर्फ कर्सर का अपने जो नोटिफायर है ना उसको सिर्फ चेंज करने की जरूरत होगी। आपको कैसे करते हैं वो बता दूंगा मैं आपको। यहां पर क्या किया आपने, इसको टैग कर दिया और ये हो गई आपकी क्या, प्रोजेक्टेड लोकेशन। और ये तो हर एक प्रोजेक्ट के साथ आपको लगाना चाहिए। इससे आपकी एक जेन्युइनिटी बढ़ती है आपके प्रपोजल की। जब आप अपना जो एरिया जस्टिफिकेशन या प्रोजेक्टेड एरिया के बारे में जब लिखते हैं तो इस टाइप का एक इमेज आपके प्रोजेक्ट के अंदर होना भी चाहिए, राइट। अब ये हो गया। मान लीजिए इसके अलावा मेरे पास अगर कई और जगह होती, कुछ और भी जगह होती, तो मैं क्या करता, मैं जो लोकेशन कर्सर होता है ना उसका यूज करता। जैसे हम यहां पर लिख देंगे लोकेशन आइकन, राइट। ये वाला मैं क्या करूंगा, पीएनजी पे गया मैं और इसको मैंने जो है कॉपी इमेज किया। अब मान लीजिए मेरी लोकेशंस ज्यादा हैं तो मैं क्या करूंगा, इसका यूज करूंगा। किसका यूज किया है मैंने, कंट्रोल Z, सॉरी इमेज पूरी नहीं आई, दोबारा ले लेते हैं। चलिए इसको उठा लेते हैं। ये आ गई हमारी लोकेशन पूरी इमेज, कॉपी इमेज किया मैंने। अब मान लीजिए मैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा जगह पर काम कर रहा हूं, ठीक है, एक से ज्यादा ब्लॉकों में काम कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल V, और जो जो मेरी लोकेशन है वहां वहां मैं इसको रखता जाऊंगा, कंट्रोल V। मान लीजिए इसको, इसमें ये व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होगा, ये आपकी सेटिंग के ऊपर होता है। आप कैनवास से ये सारी चीज खुद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो आपने क्या करना है, ZZ, मैं इसको एक बार सेव कर देता हूं, NGO डायरेक्टरी के नाम से नहीं, सेव एज मैप। चलिए जी, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको डाउनलोड्स के अंदर मैं यहाँ पर जो है सेव कर देता हूँ, राइट। निकलते हैं बाहर इससे और यहाँ पर मैं जो है ओपन कर लेता हूँ एक बार फिर से वही आपका सेक्शन और बता देता हूँ कि कैसे हमने इसके अंदर लोकेशन लगानी है। ये आ गया अपने पास कंप्लीट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आए हम। अब मान लीजिए हमारी एक से ज्यादा लोकेशन है, मैंने आपको क्या बताया था, हमें ये कर्सर लिया और इसको हम जो है अलग अलग जिलों में सेट कर देंगे। कैसे करेंगे सेट, ये आ गया हमारे पास बिना बैकग्राउंड का, क्लियर है। शिफ्ट के साथ हमने इसको छोटा किया। मान लीजिए मेरी लोकेशन एक ये है, यहां वाले जिले में भी मैं काम कर रहा हूं, राइट। डुप्लीकेट लेयर किया, ओके जी, मैं इस जिले में भी काम करूंगा, राइट। उसके बाद फिर से हमने इसको डुप्लीकेट लेयर किया, राइट। और मान लीजिए मैं इस जिले में, तो इस प्रकार से आपको इसको सिर्फ बढ़ा देना होता है और कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। यहां तक का सेक्शन क्लियर हुआ सभी को, से CLR जल्दी से। अगर ये चीज क्लियर हो गई है कि आपको ये लोकेशन को कैसे दिखाना होता है, प्रोजेक्ट लोकेशन को कैसे इंडिकेट करना होता है, जस्ट से CLR इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। आपने ये भी जो भी बनाया है इसको आप जो अपने हिसाब से अपना जो है उसमें व्यवस्थित कर दीजिएगा। चलते अपने प्रोजेक्ट पर।
ये छोटी छोटी चीजें बच्चों की तरह समझानी पड़ती हैं आपको, हालांकि वैसे इनकी जरूरत नहीं है समझाने की, इतना नॉलेज हमें होनी चाहिए। चलिए जी, अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो फाइल हमने जो बनाई, ये जो हमने इमेज बनाई, वो यहाँ पर अपलोड कर देना। इस पे यही तो लिखा है, प्लीज एड एन एनेक्चर एनेक्स ए कंट्री मैप शोइंग द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यही तो कहा था इसने। तो यहाँ पर इसको अपलोड कर दीजिएगा। चलिए जी, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, अब यहाँ पर एस्टिमेटेड ड्यूरेशन डालना आपको। हम लगभग शुरुआत कब से करेंगे, देखिए इसने हमसे कहा कि ये हमें ग्रांट कब बताएगा, सितंबर में। कब बताएगा ये, सितंबर में, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेज होती है ना, मान लीजिए हमें ट्रेनिंग देनी है, या फिर जहां पर हमारे खर्चे कम हो, जहां पर हमारे खर्चे कम हो, उन पार्ट्स को हम स्टार्ट कर देंगे पहले से। तो हमने मान लीजिए यहां पर बता दिया भाई हम 15 जून से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देंगे, एस्टिमेटेड डेट बता दी हमने इसको। ठीक है जी, ये हमारी एस्टिमेटेड डेट हो गई। और एंड डेट हम डाल देंगे यहां पर लगभग, जैसे हमारा 15 मार्च 2024-25 में हम इसको खत्म करेंगे प्रोजेक्ट को, राइट। तो हमने इस प्रकार से अपना एक डाल दिया, क्योंककि इसका फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा वो 2024 के लिए दे रहा है हमें ग्रांट, ठीक है। तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हमने क्या किया, स्टार्ट डेट में जून कर दिया, और हम जो है मार्च तक जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। या फिर आप चाहें तो इसको 4 भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो इनिशियल स्टेज है, जहां पर ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, ऐसे कुछ पार्ट्स है जहां पर आपका खर्चा नहीं हो रहा है, तो आप ये दिखा दीजिए कि हम अप्रैल से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इनका वो सितंबर आएगा तब तक आपका कुछ खर्च नहीं हुआ है। अगर आपका प्रपोजल रेडी होता है, एक्सेप्ट होता है, तो सितंबर में आपको एक खर्चा दे ही देंगे उसके काम का, राइट। तो आपको इस हिसाब से इसको टैग कर देना है। देखिएगा यहाँ पर टिक के निशान आ गए हैं। सर प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए कृष्ण कुमार जी, प्लीज। चलिए जी, यहां पर हमें जनरल डिस्क्रिप्शन डालना है ऑफ द प्रोजेक्ट। हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट होता है वो डालना है, कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, किस एरिया में हम कर रहे हैं, राइट, किसके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया। एक जनरल डिस्क्रिप्शन हमें हम अबाउट द प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं। यहां पर कौन सा सेक्शन होगा आपका, अबाउट द प्रोजेक्ट। कौन सा सेक्शन रहेगा यहां पर आपका, अबाउट द प्रोजेक्ट सेक्शन, राइट। चलिए जी, मेन चैलेंजेस टू बी एड्रेस्ड, यहां पर वही मेन चैलेंजेस के बारे में कहा है आपको। तो माइलस्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट जो होता है, सॉरी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेन चैलेंजेस पूछा है ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इस कॉलम में आ जाएंगी। कितने वर्ड लेने हैं, 3997, यानी कि लगभग 4000 लेटर्स में, कैरेक्टर्स में आपको ये लिखना होता है, राइट। तो आपको अपना प्रपोजल पूरा पता होना चाहिए। उस प्रपोजल के बारे में आप जीपीटी को बताएंगे, या फिर अपना खुद से आप लिख सकते हैं। बकायदा ये चीजें तो खुद से लिखनी चाहिए। जनरल डिस्क्रिप्शन आपने खुद लिख दिया, भाई मेरा प्रोजेक्ट क्या है, किन लोगों के लिए बनाया गया है, राइट, किस एरिया में हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, इतनी आप लिखेंगे तो इसके 4000 लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। नीचे आएंगे, यहां पर आ गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये प्रोजेक्ट की मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे हम कल एक प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां पर उन्होंने कहा था भाई खेलों के, सॉरी, एक जैसे हम कोई खेल का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो बच्चों में खेलों की नॉलेज कम होना, खेलों के इंस्ट्रक्शंस का, जो इंस्ट्रक्टर की कमी होना, स्कूलों में गेम पीरियड ना लगना, है ना, बच्चों को खेलों की सही टेक्निक नहीं पता होती है, राइट। ये हमारी क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो यहां पर हमने उसको डाल दिया, राइट। जनरल सी चीजें हैं, आप पॉइंट वाइज करेंगे, बहुत शानदार रूप से, बड़े आसान से आप जो है कर सकते हैं। आपको पॉइंट बनाना है, पॉइंट बना दीजिए। यहाँ पर सारी चीजों के विकल्प दिए गए हैं। आपको 1 2 3 1 2 3 खेलना है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, राइट। आपको डॉट्स लगाने हैं, आप डॉट्स लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, ठीक है, ये एंटर किया, मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया, तो ये आपको जो है पॉइंटों में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अभी शायद काम कर रहा नहीं कर रहा, भगवान जाने, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब आपके जो प्रपोज सॉल्यूशंस हैं, है ना, स्कूलों में जो है स्पोर्ट्स किट अवेलेबल करवा देंगे, बच्चों को टीचर मुहैया कराएंगे, स्कूल टाइम में हम उनको जो है गेम के पीरियड हम चालू करवाएंगे, बच्चों को हम टेक्निकली साउंड बनाएंगे गेम के प्रति, उनको कैरियर में भविष्य से हम जागरूक करेंगे। जो भी आपके प्रपोज सॉल्यूशंस हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, वो आपको यहां पर डाल देने, राइट। तो आपके जो प्रोजेक्ट के प्रपोज्ड सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको यहां पर मेंशन कर, राइट। चलिए जी, नीचे चलते हैं। अब इसने कहा है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज सॉल्यूशन। अब फिजिबिलिटी क्या होती है, ये जो आपका प्रपोज सॉल्यूशन है, इसको पूरा करने में, इसको अचीव करने में, समराइज द मेन रिस्क
टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आपका सब कुछ आपने तय किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास किस किस चीज का रिस्क है, मेन रिस्क क्या है आपके इस सक्सेस, प्रोजेक्ट सक्सेस के? सबसे पहला फंड की कमी होना, दूसरा लोगों में जो है भ्रांतियां, गलत भ्रांतियां होना गेम के प्रति। जैसे माँ बाप के मन में भ्रांतियां होती हैं, भाई खेले हुए पढ़ोगे, सॉरी खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, है ना, पढ़ोगे लिखोगे बन जाओगे नवाब। तो ये जो मिथ्ये हैं, ये हमारी फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज सॉल्यूशन है। हमने सब कुछ तैयार कर रखा है, हमें ये पता है प्रॉब्लम क्या है। स्कूलों में गेम पीरियड नहीं है, बच्चों के पास खेलों के साधन नहीं है, बच्चों के पास टीचर नहीं है, स्कूल टीचर जो है अवेल नहीं कराते हैं, ढंग के टीचर अवेलेबल हैं, टीचर को खुद नॉलेज नहीं है गेम्स की, बच्चों में गेम के प्रति जागरूकता नहीं है, बच्चों को खेलने का सही तरीका पता नहीं है, उनके पास खेल के इक्विपमेंट्स नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन हमने कर लिया। हम बच्चों को खेल के पीरियड प्रोवाइड करेंगे, हम उनको इक्विपमेंट्स अवेल करेंगे, हम अच्छे टीचर अवेल करेंगे, हम सरकारी स्कूल को अप्रोच करेंगे कि वो अपने स्कूल टाइमिंग के अंदर जो है गेम के पीरियड लगाएं, हम उनको जो है टेक्निकल नॉलेज देंगे, राइट, बच्चों को गेमों के प्रति उनका रुझान बढ़ाएंगे, है ना, हम उनको कैरियर काउंसलिंग देंगे कि वो गेम के अंदर कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं। हमने सोच तो सब कुछ लिया है, प्रॉब्लम भी उसका सॉल्यूशन भी, लेकिन यहां पर हमारे इस काम के अंदर बीच में रोड़ा क्या बन सकता है? हमारे पास फंड की कमी होना, राइट, मां बाप का मिथ्ये तथ्यों से जुड़ा होना। भाई बच्चे हमारे खेलें, स्कूलों में जी आपने गेम पीरियड लगा दिया, हमारे बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे, फिर वैसे ही नहीं पढ़ रहे थे, अब गेम का पीरियड लगा दिया। तो ये हमारी क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज सॉल्यूशन। बात समझे? हमने जो प्रपोज सॉल्यूशन सोचा हुआ है उसकी फिजिबिलिटी, यानी कि उसमें कहां कमी हो सकती है, वहां पर कहां रिस्क है, हमें ये चीज क्लियर हुई सबको? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज सॉल्यूशन? मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ गए आप, कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, सॉल्यूशन भी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उस सॉल्यूशन को जब हम इंप्लीमेंट करने वाले हो तो हमें दिक्कत कहां आ सकती है, राइट? से ओके इफ आर यू ओके विद द, जल्दी से ओके, वेरी गुड, आप समझ गए, राइट? क्योंकि लगातार हम क्लासेस ले चुके हैं प्रपोजल राइटिंग की, तो हम देखिए, हम आसान भाषा में जितना समझ जाएंगे कि प्रपोजल के अंदर क्या पूछा गया और हमें लिखना क्या है, हम उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर ये हमारा कंप्लीट हुआ, राइट? फिजिबिलिटी को हमने कर लिया कंप्लीट। क्या आएंगे यहां पर? मेन प्रॉब्लम्स while achieving the success of proposed solution या implementing the project। हम प्रोजेक्ट को अप्लाई करते समय हमारे साथ क्या दिक्कतें आ सकती हैं, हम कहां पर हमारा मेन रिस्क है, तो वो सारी चीजें हम यहां पर जो है मेंशन करेंगे। चलिए जी, अब चलते हैं नीचे की ओर। प्री कंडीशंस बिफोर द प्रोजेक्ट कैन स्टार्ट। क्या यहां पर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले लागू हो रही हो? अब मान लीजिए यहां पर कंडीशन क्या बनती है, प्री कंडीशंस बिफोर द प्रोजेक्ट कैन स्टार्ट। ये चीज क्या होती है? ये कुछ प्रोजेक्ट पर लागू होती है। कैसे? वो प्रोजेक्ट क्या है? जैसे मान लीजिए मुझे नशा मुक्ति केंद्र खोलना है, लेकिन भाई साहब उसको खोलने के लिए पहले सामाजिक न्याय विभाग से परमिशन तो हो मेरे पास। समझिएगा बात को, मुझे नशा मुक्ति केंद्र खोलना है तो मेरे पास पहले उस पर्टिकुलर विभाग की परमिशन होनी चाहिए। मैं वृद्धाश्रम खोलना चाह रहा हूं, मेरा प्रोजेक्ट वृद्धाश्रम का है, सर पहले सामाजिक न्याय विभाग की परमिशन होगी आपके पास, तब आप उसको काम कर सकते हैं। क्योंकि कल को मान लीजिए कोई बुजुर्ग आपने रख लिया, खुदा ना खास्ता उसकी मृत्यु हो गई, बुजुर्ग तो बुजुर्ग है भाई, कब प्राण पखेरु उड़ जाए कुछ नहीं पता, तो आप तो आगे ना लीगल उसमें बाउंडिंग्स में। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनके लिए प्रियर परमिशन की अगर रिक्वायरमेंट हो, आपका संबंधित कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको ड्रग्स की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो टिक कर दीजिए। अगर कोई प्री कंडीशन लागू हो रही है प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले की, तो उसको यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, राइट? हमारे ऊपर लागू नहीं हो रही, हमने नो टिक कर दिया। चलिए जी नीचे चलते हैं। बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अब यहां पर क्या देना है?
बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स, यानी कि क्या मांगा गया यहां पर, दो शब्द जो हमेशा आप करते हैं, प्रोजेक्टेड आउटकम्स और आउटपुट्स, राइट। क्या करना है यहां पर, आउटपुट्स एंड आउटकम्स। यहां पर आपको जो अपने प्रोजेक्टेड आउटपुट और आउटकम्स हैं वो यहां पर चिपका देने। वर्ड और लेटर्स जो हैं उनका आपको ध्यान रखना, कितने कैरेक्टर हमसे मांगे गए थे, राइट। यहां तक क्लियर हुआ सबको, से क्लियर इन द चैट बॉक्स, क्योंकि हम ये सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन पर। से क्लियर, CLR, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बड़े समझदार लोग हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड। अब हम गए हमारी नेक्स्ट स्क्रीन पर। देखिए, हमने 2 सेशन पूरे किए, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट का आउटलाइन कंप्लीट कर दिया। अब यहां पर हमें देने हैं पार्टनर इन्वॉल्वमेंट इंप्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट। अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई पार्टनर इन्वॉल्व है तो उसकी हमें डिटेल देनी है। मैंने इसलिए कहा था आपसे कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोशिश कीजिए आप किसी भी संस्था के साथ या अदर दूसरे व्यक्ति के साथ आप उसको इन्वॉल्व कीजिए, राइट। तो मेन पार्टनर आइडेंटिटी आपको यहां पर जो है डालनी है, नाम, पता, ठीक है, कंट्री, वहां का कॉन्टेक्ट पर्सन, उसका लास्ट नेम, उसका टाइटल, उसकी मेल आईडी, उसका टेलीफोन नंबर और उसकी वेबसाइट, उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, संस्था है क्या नहीं है। अब मान लीजिए उसकी फाउंडेशन डेट क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उनका टाइटल क्या है, उसकी मेल आईडी क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, राइट। यहाँ पर उनका जनरल इंफॉर्मेशन ऑन द मेन पार्टनर, मेन पार्टनर के ऊपर जो है जनरल इंफॉर्मेशन, उनकी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्या रहेगा उनका, राइट। ओवरऑल मिशन, विजन, गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, उस पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, गोल, मिशन वगैरह है ना। एक्सपीरियंस या प्रीवियस अचीवमेंट, उनके प्रीवियस अचीवमेंट या एक्सपीरियंस कोई हो तो वो आपको डालने हैं। गवर्नेंस, राइट, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट डालना है और लास्ट ऑडिट बैलेंस शीट डालनी है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पार्टनर्स इन्वॉल्व इन द इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट के अंदर मैं नहीं चाहता कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी को पार्टनर बनाऊं, तो भी यहां पर इनको तो भैया ये स्टार दिया हुआ है, इसका मतलब लगाना जरूरी है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, यहां पर आप सबसे पहले तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, आप खुद, राइट। आप पहले इसको खुद फिल करेंगे अपने लिए, राइट। जब अपने लिए आप फिल कर चुके होंगे उसके बाद अगर आपके पास कोई और पार्टनर है इसके अंदर, हम उसको फिर ऐड आउट करते हैं, राइट। देखिए, मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। यहां पर पहला मेन पार्टनर आइडेंटिटी, राइट, आपका जो है संस्था का नाम यहां पर लिख देंगे आप, पार्टनर्स इन्वॉल्व इन द इंप्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट, मेन पार्टनर आइडेंटिटी। हम यहां पर, एक मिनट रुकिएगा, प्रोजेक्ट इन्फॉर्म कंप्लीट कर चुके पार्टनर, एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, पेमेंट एंड माइलस्टोन, ठीक है। यहां पर हमने योर एनजीओ नेम, एनजीओ एड्रेस, राइट, कंट्री सेलेक्ट कर देंगे हम यहां पर इंडिया। अब इस संस्था का कॉन्टेक्ट पर्सन, राइट, योर कॉन्टेक्ट पर्सन, राइट, उसका लास्ट नेम, उसका टाइटल, जो भी मिस्टर मिसेस जो भी आप लगाते हैं, मेल आईडी, यहां पर कोशिश कीजिएगा ऑफिशियल मेल आईडी का यूज करेंगे, राइट, ऑफिशियल मेल @NGOname.org, जो भी आपका मेल आईडी, राइट। ये देखिए, यहां पर हमने किया टेलीफोन नंबर के अंदर वही सामने वाले व्यक्ति का +91 999 जो है 999 जो भी आपका नंबर है वो आपने यहां पर ऐड ऑन कर दिया, राइट। यहां पर आपकी वेबसाइट आपको डालनी है, ध्यान रखिएगा वेबसाइट जरूर डालनी है, मैं जरूर अगर कह दूं तो समझ जाइएगा, राइट। योर एनजीओ website.org, जो भी आपकी वेबसाइट थी आपने यहां पर जो है वो डाल दी है। यहां पर लीगल स्ट्रक्चर, आपका जो भी लीगल स्ट्रक्चर है वो आप डालेंगे, आपकी ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 है, वटएवर, ठीक है, तो वो यहां पर आप जो है फिल कर देंगे। आपके फाउंडेशन डेट आप सेट करेंगे, राइट,
01/01/2019, राइट। जो भी आपने डालनी है, आप चाहें तो साइड में जो आपको बटन दिया गया है वहां से भी आप डेट सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आप डेट ऐड कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, नीचे चलते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का नाम आ गया, राइट। योर नेम, योर लास्ट नेम, राइट। यहाँ पर आपका टाइटल आ गया, यहाँ पर आपकी पर्सनल मेल आ गई, राइट। कॉन्टेक्ट पर्सन में हम यहाँ पर डाल चुके हैं, मेन पार्टनर आइडेंटिटी डाल चुके हैं, और कॉन्टेक्ट पर्सन डाल चुके हैं। लीगल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डाल रहे हैं, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उसकी डिटेल डाल रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो ऊपर वाली डिटेल को यहाँ पर सेम कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे एक लीगल जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उसको आप डाल दीजिएगा, कोशिश कीजिए अलग बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लीगल स्ट्रक्चर में, हाँ, संस्था के यहाँ पर देखिए, ऊपर अगर आप सचिव का नाम यूज कर रहे हैं कॉन्टेक्ट पर्सन में, तो नीचे आप प्रेसिडेंट, मेन मुख्य व्यक्ति जो होता है ना, ट्रस्टी का सेटलर, है ना, मेन डायरेक्टर या प्रेसिडेंट, उसको यहां पर फिल कर दीजिएगा, राइट। आपकी जो भी मेल आईडी है @NGO website.org, जनरल मेल आईडी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ऑफिशियल मेल आईडी को यूज कीजिएगा। यहां पर जो भी कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको डाल दिया है, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द मेन पार्टनर, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, आपका जो ओवरऑल मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स हैं संस्था के, राइट। एनजीओज ओवरऑल मिशन, राइट। आप ये काम किसके साथ कर रहे हैं? एल्स्टॉम फाउंडेशन के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो मेन पार्टनर आपके जो है, आपका दूसरा पार्टनर कौन है? मेलस्टॉम फाउंडेशन, राइट। तो यहां पर आपको अपनी डिटेल भरनी है, इसलिए यहां पर आपको पूछा गया एज ए पार्टनर, ठीक है। आप इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट के अंदर मेन पार्टनर हैं। एक पार्टनर कौन है? आपकी एल्स्टॉम फाउंडेशन। दूसरे पार्टनर कौन है? आप, राइट। तो आपको अपनी यहां पर डिटेल फिल करनी है, आपके ओवरऑल मिशन, विजन, एनजीओ के, राइट, वो फिल कर देने हैं। आपके जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस थे, राइट, जो मेन प्रोजेक्ट ऑनगोइंग वगैरह हो उसकी डिटेल्स डाल दीजिएगा। गवर्नेंस, गवर्नेंस ऑफ द पार्टनर, मेंबर ऑफ द, देखिए यहाँ पर मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, बोर्ड मेंबर्स, है ना, उसका चार्ट पूरा जो है, ऑर्गन ऑफ फंड, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वगैरह जो भी है आपका, ठीक है। जो आपका एक गवर्निंग प्रोसेस होता है, जैसे हम ध्यान होगा आपका, जब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की, तो हमारे पास एक विकल्प होता है एमओयू के बराबर, साथ में एमओए के बराबर एक और होता है हमारा एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये वो चीज पूछी गई है आपसे, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है। ऐसे ही आपके ट्रस्ट डीड में ही बताया गया होता है कि आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर कौन कौन रहेंगे, है ना। उसका आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट बना लीजिएगा साथ साथ, कि कौन किस पद पर है, कौन किसकी जिम्मेवारी क्या है, भूमिका क्या है, राइट। आपको कहाँ कहाँ से फंड आता है वो बताना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है आपका वो बताना, राइट। तो ये चीजें बतानी है, तो वहां से थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। आपके पास जो पार्ट होता है कि हमारी संस्था का संविधान क्या कहता है, कौन व्यक्ति कितने समय तक रहेगा, है ना। तो ये सारी जो चीजें होती है, कमेटी का जो साइनिंग प्रोसेस, उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन जिम्मेवार है साइन करने के लिए, कौन फैसले लेने के लिए जिम्मेवार है, वहां से थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको। सेक्शन 8 वालों के में ऐसा कुछ खास डिटेल लिखी नहीं होती, उसके पास पूरा का पूरा जो है, सेक्शन 8 वालों के पास तो एओए होता है, वहाँ वो चाहे तो अपना पूरा एओए के हिसाब से यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट होता है आपको, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आपको बताया गया था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है थोड़ा सा एक डिटेल, एक छोटा सा सैंपल बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ऊपर आपने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर लिख दिया अपनी एनजीओ का नाम, ठीक है। उसके नीचे एक लाइन या दो लाइन जो आपकी जरूरत हो, जैसे हेड ऑफिस के लिए मैंने एक लाइन डाल दी, और एक लाइन डाल दी मैंने ब्रांच ऑफिस के लिए, राइट। अब उसके अंदर मैंने जो है डाल दी कार्यकारिणी, राइट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। उसके नीचे कौन कौन, अब सेक्रेटरी के नीचे मैंने डाल दिया प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना, टीम लीडर, है ना, वॉलंटियर्स, फलान का। और जो भी, मतलब जिस हिसाब से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाता हूँ पूरा, कौन किसके नीचे है ना, कौन कैसे काम कर रहा, मतलब अपर डिसीजन कौन लेने वाला, तो ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जिसे हम कहते हैं। आप जब गूगल सर्च करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जिन साथियों को जरा सी दिक्कत हो। एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जैसे ही हम सर्च करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं, लाइक दिस। इसको देखकर आप अपनी अपनी संस्था का जो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना लीजिएगा, राइट।
कौन कहां पर है, किस पोजीशन पर, किसकी ड्यूटी क्या है, राइट। जैसे सीईओ की ड्यूटी क्या है ना, VIP 1 VIP 2, मतलब एक संस्था के जो चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर मैं इसको बैक कर देता हूँ, शायद दूसरा वाला आ गया हमारे पास इमेज, हमने क्लिक कोई और की थी। यस, ये वाली इमेज क्लिक की थी हमने, है ना। तो इस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है कि कौन किसके ऊपर है, किसकी क्या जिम्मेवारी है। जैसे ऊपर आपने डाल दिया हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के नीचे दोनों ब्रांच ऑफिस, है ना, हेड ऑफिस के नीचे ब्रांच ऑफिस रहेंगे, उसके नीचे फिर जो है आपका लोकल जो आपका SPOC, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन, है ना, SPOC रहेगा, राइट। सर पार्टनर में अभी NNFY नहीं लिखना है, ये अभी आपकी डिटेल डालने के लिए कहा गया है। प्लीज इसमें मिस मत कीजिएगा, इसमें जो है ना मिक्स मत कीजिएगा हर एक चीज को। अभी हमने NNFY के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। ये जनरल ग्रांट है जो जनरल चलेगी आपकी, इसमें अभी रेफरेंस या रेफरेंस कोड का कहीं भी यूज नहीं हुआ है, राइट। अपना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको डाल दिया, आपकी लास्ट जो बैलेंस शीट है, लास्ट जो बैलेंस शीट है आपकी, राइट, वो यहां पर प्रोवाइड करनी है। सिर्फ लास्ट, ना यहाँ 3 साल लिखा है ना 10 साल लिखा है, तो लास्ट पूछी गई तो लास्ट डालनी है, समझ जाइएगा ध्यान से, राइट। यहां पर वो अपलोड कर देनी है आपको। मान लीजिए मैं यहाँ पर जो, क्योंकि मुझे फार्म को आगे बढ़ाना है, मैं जल्दी से इसमें कुछ भी अटैच कर देता हूं, राइट। यहाँ पर बैलेंस शीट हो गई, मान लीजिए जो भी मेरी बैलेंस शीट है, मैं फिलहाल यहाँ पर कुछ भी इमेज लगाकर ऐड ऑन कर रहा हूँ फिर फार्म को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। अब यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा गया रेफरेंस लेटर, अटैच एनी रिकमेंडेशन लेटर, रेफरेंस लेटर फ्रॉम द डोनर या मेन पार्टनर और द अदर स्टेक होल्डर। यहां पर आपको अपना एक रेफरेंस लेटर की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। आपके रेफरेंस लेटर के लिए यहां पर रेफरेंस लेटर्स होते हैं, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चाहें तो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं रेफरेंस लेटर के लिए, राइट। और आप चाहें तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से भी अपना रेफरेंस लेटर आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक लिखित में आवेदन देना होगा मेल आईडी पर। मेल आईडी उसके लिए ऑलरेडी आपको बता दी जाएगी, nationalNGO@gmail.com, राइट, ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। उस पर आपको अपना एक लिखित आवेदन आपके लेटर हेड पर लिख कर देना है कि आप इस पर्टिकुलर आइस्टॉम फाउंडेशन में फलाने प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट का नाम भी जरूरी होता है और उसमें इतनी ग्रांट आपने मेंशन की हुई है, ठीक है, उसके लिए आप जो है आवेदन लगाएं, जिसके लिए आपको रेफरेंस लेटर की आवश्यकता है। तो महासंघ आपको जो आपकी जानकारियां हैं उसको देखते हुए आपका रेफरेंस लेटर टाइप करके आपको भेज देगा, यहां पर लगेगा आपका रेफरेंस लेटर। क्लियर है? से क्लियर? CLR जल्दी से, CLR जल्दी से। चलिए जी, यहां पर लगेगा रेफरेंस, लेकिन उसके लिए प्रोसेस मैंने बता दिया, आपका प्रपोजल रेडी रखिएगा, राइट। प्रपोजल रेडी होगा क्योंकि उसके अंदर अमाउंट भी लिखा जाएगा ना, अमाउंट लिखा जाएगा, प्रोजेक्ट का टाइटल लिखा जाएगा, राइट, किस लोकेशन में आप करने वाले हैं। रेफरेंस लेटर में पूरी डिटेल डाली जाती है कि हमारी फलानी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास फलाने प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी वर्द उन्होंने आपसे ये मांगी है, जो कि फलाने एरिया में संपादित किया जाना है ना, वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हम उनको अप्रूव करते हैं, है ना। तो वो पूरी जानकारी आपके प्रपोजल के हिसाब से लिखी जाएगी, राइट। तो यहां पर आपको जो है वो रेफरेंस लेटर के लिए आपको एक लेटर ड्राफ्ट करके भेजना, उसमें पूरी जानकारी आपको देनी होगी। अगर आपको लेटर ड्राफ्ट करना नहीं आता है तो जनरली आप एक एप्लीकेशन बनाइएगा कि सर हम जो है इस फलानी ग्रांट के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं और हमें उसके लिए जो है रेफरेंस लेटर की जरूरत है, और साथ में अपना पूरा प्रपोजल लगा दीजिएगा, छुट्टी, ठीक है जी। फिर आपको ज़्यादा डिटेल भरने की जरूरत नहीं, हम प्रपोजल को देख के समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पर क्या लगाना है, राइट। चलिए, रेफरेंस लेटर हो गया, उसके बाद आगे आपकी जनरल इंफॉर्मेशन, इसके अंदर आ जाएगी आपकी एनुअल रिपोर्ट। इसके अंदर क्या अपलोड होगी? आपकी एनुअल रिपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, सब जगह लिखा हुआ है, फिर भी गलती मत कर जाना, सब जगह लिखा हुआ है, फिर भी गलती मत करना प्लीज। फिर से कर देते हैं। अब यहां पर बात आती है ऐड ए पार्टनर। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपकी संस्थान में कोई पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको यहां पर आप ऐड करेंगे, क्लियर है। और अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं तो आप रिसोर्सिंग द प्रोजेक्ट, राइट, आपको यहां पर रोल ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रोजेक्ट, आपके ईच पार्टनर की जो है प्रोजेक्ट के अंदर क्या रोल रहेंगे यहां पर जो है आप उसको मेंशन कर देंगे, राइट। को फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि क्या प्रोजेक्ट को कोई और पार्टनर जो आपका एडिशनल पार्टनर है वो साइन कर रहा है क्या, वो उसमें फाइनेंस कर रहा है क्या, को फाइनेंसिंग की व्यवस्था है क्या,
वो आप उसको जो है यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। जो भी आपकी डिटेल है आप कर रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल है, जो भी आप लिखना चाहें आप एक नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, राइट। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा नॉट एप्लीकेबल, तो भी आपका काम चल जाएगा। आपका कोई जो है यहाँ पर ना तो फाइनेंस की व्यवस्था है, को फाइनेंसिंग की आपके पास, ना ही आपकी जो है यहाँ पर रिसोर्सिंग द प्रोजेक्ट, रोल ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रोजेक्ट, राइट। तो रोल ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रोजेक्ट, team charge the project and leaders the number of people involved, the project management and equipment required, right। तो यहाँ पर outline the resources, राइट। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट रिसोर्सेज हैं वो आपको डालने हैं, जैसे कि टीम इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स लीडर्स, है ना, नंबर ऑफ पीपल टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट, द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, है ना, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ऑन साइट प्रेजेंस, ये सारी चीज आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। को फाइनेंसिंग वाले को नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, राइट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई को फाइनेंसिंग जो है पार्टनर भी अवेलेबल होगा। यहाँ पर इज देयर ऑलरेडी ए डोनर या को फाइनेंसर इन प्लेस, क्या आपके इस प्रोजेक्ट पर कोई ऑलरेडी कोई डोनर है या कोई और भी आपको फाइनेंस कर रहा है। अगर हाँ हो तो हाँ करिएगा, अगर कोई नहीं हो तो इसको सीधा सीधा कर देना है नो टैग और नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाना है। ये सेशन कंप्लीट हुआ सभी का? जल्दी से यस अगर आपका यहां तक का स्टेप जो है वो क्लियर रूप से आपको अंडरस्टूड है तो से यस जल्दी से। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा आप यहां तो यस कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप में अभी तक एक दो व्यक्ति को छोड़ के शायद किसी ने आज तक ये नहीं डाला कि मैंने ये प्रोजेक्ट अप्लाई कर लिया है। महासंघ की इस पे भी नजर है। और ध्यान रखिएगा आपको दी जाने वाली सुविधाएं, आपको दिए जाने वाले गिफ्ट, आपको दी जाने वाली अन्य चीजों पर आपकी सहायता उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से आप महासंघ के प्रति एक्टिव हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट की। यहां पर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट की एक्सेस ऑफ द एल्स्टॉम फाउंडेशन। यहां पर किसमें आपका प्रोजेक्ट लाई करता है उसको टिक करना है। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका प्रोजेक्ट कैसे लाई कर रहा है सिर्फ उसको आपको डिफाइन कर देना है। कैसे मेरा प्रोजेक्ट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायक होगा, समझ गए, जिसे हम कहते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। समझ जाइएगा, जो भाषाएं आपको मैंने सिखाई थी प्रपोजल राइटिंग की उसमें इसको कहा जाता है जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करना है इसके साथ जो ऊपर आपने टैग किया है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी और वाटर से मैच हो रहा है तो उससे करेंगे आप। आपका एनवायरमेंट का है तो एनवायरमेंट के लिए, एक्सेस टू मोबिलिटी से है तो उससे। 4 ही ऑप्शन इन्होंने दिए थे आपको, है ना। इनमें से जो भी ऑप्शन आप ले रहे हैं उससे उसको आपको जो है जस्टिफाई करवाना है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट यहां पर कैसे लाई करता है उसमें, ठीक है। यहां पर प्रॉक्सिमिटी, geographical proximity to the Alstom transport site or activity to facilitate the project follow-up, local Alstom activity, head count, distance between the project proposed project and the Alstom presence। अब यहां पर बात आती है प्रॉक्सिमिटी की। तो एल्स्टॉम फाउंडेशन की जो है ब्रांचेस कहां पर है, आप चाहें तो गूगल सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई नियर बाय ब्रांच है उनकी तो यहां पर उसको आप मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको ये करना नहीं आए तो आपको सिर्फ ये बताना है, यहां पर दूसरा जो तरीका होता है इस पर्टिकुलर प्रॉक्सिमिटी को कंप्लीट करने का, आपके प्रोजेक्ट का जो लोकेशन जस्टिफिकेशन जिसे हम कहते हैं कि आपने उसको क्यों चूज किया, यहां पर आपको थोड़ी सी चीजों का ध्यान देना। जैसे प्रोजेक्ट फॉलोअप का, टू फैसिलिटेट द प्रोजेक्ट फॉलोअप, यहां तक के लिए इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के लिए आपकी ट्रांसपोर्ट साइट, एल्स्टॉम ट्रांसपोर्ट साइट जो है या एक्टिविटी क्या रहेंगी, राइट। लोकल एल्स्टॉम एक्टिविटी या हेड काउंट्स, इसके लिए आप क्या व्यवस्थाएं रखेंगे, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं भाई ये एरिया जो है वो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है
वहां से मेट्रो की सुविधा है, आप हमारे प्रोजेक्ट लोकेशन पर वहां पहुंच सकते हैं। हालांकि हम इसके लिए समय समय पर आपके पास फला फला फाइल जमा करवाते रहेंगे। हमारे पास आपका लोकल ऑफिस ये लग रहा है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। जिसको भी आप हमारे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में हमें आप टाई करेंगे, या जिसकी आप हमें मेल आईडी या जो कॉन्टैक्ट हमें डिटेल देंगे, हम उस तक अपनी जानकारी को शेयर करते रहेंगे। और अगर आपको आप साइट को विजिट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट साइट पर आप जो है देखना चाहते हैं, उसको जो है फॉलोअप लेना चाहते हैं, तो इस जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट लोकेशन है वो बड़ी आसान है, राइट। सिर्फ आपको ये दिखाना होता है कि आपकी प्रोजेक्ट जो लोकेशन है वहां तक पहुंचना कितना ईजी है उनके लिए। थोड़ा सा इसको, हालांकि जो एक्चुअल है वो ये है कि भाई एल्स्टॉम का जो ऑफिस है उनके एरिया के अंदर लग रही है कि नहीं लग रही, जहां से उनका थोड़ा सा जो है वो नजर रख सकें, अपनी टीम को कहीं इन्वॉल्व कर सकें आपके कामों में। तो इस टाइप के लिए संस्थाएं पूछती हैं, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई पॉइंटिंग या मार्किंग नहीं है कि आपका मार्क कम हो जाएगा, सिर्फ आपको अपनी समस्या का जवाब देना है, राइट। अब सस्टेनेबिलिटी, प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करनी है। अगर ये सब फंडिंग वगैरह इन्होंने दे दी, राइट, तो उसके बाद लोकल कम्युनिटी जो है आगे प्रोजेक्ट को आप कैसे जो है फंडिंग पीरियड के बाद आप कैसे सस्टेन करवा पाएंगे, ये आती है, आपकी बात आती है प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी की, राइट। ये बात आती है आपकी प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी की, राइट। तो यहां पर आप जो है प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी को यहां पर डालेंगे, राइट। मैं यहां पर कॉलम्स कंप्लीट इसलिए कर रहा हूं सिर्फ कि मुझे नेक्स्ट उस पर पहुंचना है आपके साथ। बेनिफिशरीज के बारे में लिखना है, राइट। हाउ मेनी पीपल्स विल बी बेनिफिटली बेनिफिट डायरेक्टली, तो डायरेक्ट बेनिफिशरीज डालने हैं आपको, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको डालने हैं डायरेक्ट बेनिफिशरीज, क्लियर है। चलिए जी, डायरेक्ट यहां पर डायरेक्ट बेनिफिशियरी के बाद ये कॉलम आपका हो जाता है कंप्लीट। यहां तक आपने जो डिटेल भरी ये है आपकी प्रोजेक्ट की डिटेल, यानी कि एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट की, राइट। ये सेक्शन कंप्लीट हुआ सबका। ध्यान दीजिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको जो की एक्सेस एरियाज थे उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम 4 सेक्टरों को जो है सपोर्ट करते हैं। वो सेक्टर सपोर्ट आपने लिया। उसके बाद आपको जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट करना है कि कैसे आपका प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर जो है की एक्सेस से मैच करता है, राइट। यहां पर ये हो गया। इसके बाद प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मैंने आपको बताया था कि या तो आप एस्ट्रॉम के बारे में सर्च कर लें कि इनका नियर बाय ऑफिस कौन सा लगता है, या इनकी ब्रांचेस, इनके काम कहाँ कहाँ तक हैं, उसको गूगल से आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, आपको ये चीजें मिल जाती हैं, राइट। अगर वो नहीं मिलती तो आपको ये बताना है कि आप उन तक अपनी ये जो जानकारी है, अपने प्रोजेक्ट का जो अपडेट है वो कैसे देंगे। और अगर वो खुद नजर रखने के लिए आपके प्रोजेक्ट लोकेशन पर आना चाहें तो वहां पर साइट की जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और एक्टिविटीज वो क्या रहेंगी, राइट। ये आपको सिर्फ यहां पर जो है डालना है। अब सस्टेनेबिलिटी में यहां पर प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी डालनी है कि ये ग्रांट पीरियड पूरा होने के बाद ये प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या आगे भी इसको ग्रांट की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट हमेशा वही फाइनेंस होते हैं, वही एक्सेप्ट किए जाते हैं जो सेल्फ सस्टेनेबल हो। यानी कि एक बार प्रोजेक्ट में किसी ने पैसा लगा दिया तो ये नहीं कि पैसा खत्म होते या फाइनेंशियल खत्म होते वो बंद हो गया, वो खुद ब खुद थोड़ा बहुत सेल्फ सस्टेन होने लगे। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी होती है हर एक प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर बेनिफिशरीज डालने हैं आपको कि डायरेक्ट बेनिफिशरीज कौन रहेंगे, तो उसका आप जो है कंप्लीट डाल सकते हैं, जैसे एंटायर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। तो पूरा ड्यूरेशन के दौरान जो आपके बेनिफिशरी रहेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट। तो 1 साल के लिए आपके जो भी बेनिफिशरीज रहेंगे वो यहां पर आपको डाल देने से ओके। अगर आप यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं तो से ओके, जल्दी से, जल्दी से ओके। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना है आपको, ध्यान से देख और समझ लीजिएगा। यहां पर जो बात हुई है वो है जो है टाइटल ऑफ द सॉरी बजट ऑफ द प्रोजेक्ट की। यहां पर आपको बजट इंडिकेट करना है। कैसा इंडिकेशन होगा वो, हमारे सामने यहां पर 5 ऑप्शन होंगे। कौन कौन से? स्टेप नंबर, यानी कि कौन सा स्टेप हम उठा रहे हैं, यानी कि जो हमने प्रोजेक्ट की वो हम देते हैं ना, क्या नाम था यहाँ पर अपना
प्रोजेक्ट आउटलाइन एलिजिबिलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, मेथोडोलॉजी। हम क्या क्या स्टेप जो हमने बताया था कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, राइट। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे, स्टेप नंबर, उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि कौन सा स्टेप आपने कब लिया, यानी कि कब ट्रेनिंग की, बेनिफिशियरी सिलेक्शन, फिर उनको जो है कैंपिंग करना, जो भी मतलब जो भी आपका एक पर्टिकुलर वे होता है, हम एक उदाहरण से समझते हैं। मुझे बच्चों को खेल के लिए जो है मतलब सरकारी स्कूलों में खेल की भावना को विकसित करना है, राइट। अभी हमने जो लास्ट प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई उसके हिसाब से बताता हूं मैं आपको। अब इसमें मेरे स्टेप क्या क्या बने। सबसे पहला, स्कूलों का चयन करना, उनको विजिट करना, उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना, और उनसे जो है समर्थन के लिए उनसे उनको राजी कर लेना कि भाई वो अपने यहाँ पर हमारी एक्टिविटीज को कंडक्ट होने दें। पहला क्या हुआ, विजिट, है ना। विजिट हुआ, बेनिफिशियरी सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं, विजिट किया हमने। उसके बाद हमने वहां पर जो है उनको अपनी एक्टिविटीज के बारे में ब्रीफ किया, यानी कि हम बच्चों के साथ एक सेशन रखेंगे जिसमें हम बताएंगे हम यहाँ क्यों आएंगे और सर ने हमें परमिशन किस लिए दी है और आपके लिए ये चीज कैसे उपयोगी रहेगी। दूसरा पार्ट हो गया। फिर तीसरे पार्ट में हम अपने लिए उस एक्टिविटी के लिए टीचर को, यानी कि जो खेल स्पोर्ट टीचर है उसको हायर करेंगे, राइट। तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद चौथे स्टेप में आ जाएगी भाई बच्चों की हम क्लास देना शुरू करेंगे। मान लीजिए हम इस 4 स्टेप की बात करते हैं, तो यहां पर पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, जैसे स्कूलों में जाना, है ना। तो वहां पर हमारी 2 विजिट हुई थी, कौन कौन सी, स्कूलों में जाना, उनको बताना और उनसे परमिशन लेना, एक्शन 1 और एक्शन 2 आ गए हमारे, राइट। तो यहां पर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एक्शन क्या है, उसमें एल्स्टॉम से फंडिंग हमें कितनी चाहिए, को फाइनेंसिंग कोई है क्या उसमें, और डेडलाइन डेट क्या है उसकी, समझिएगा कि उसे हमें कब तक कंप्लीट कर लेना। तो हम ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम जुलाई से शुरू करेंगे या जून से शुरू करेंगे या हम अप्रैल से शुरू करेंगे, उसके हिसाब से आपको इनको फिल करना है। लेकिन फिल कैसे करना है, यहां पर स्टेप 1 में, जैसे ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं, मेरा पहला ऑब्जेक्ट जो हुआ वो हुआ स्कूल विजिट, राइट। की एक्टिविटीज टू अचीव द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए मेरी की एक्टिविटी क्या रहेगी, मीटिंग विद स्टाफ या प्रिंसिपल, राइट, जो भी मेरा स्टेप रहा। इसके बाद एल्स्टॉम फंडिंग मुझे कितनी चाहिए, मान लीजिए उस सेशन के दौरान मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है मेरे 5,000 10,000 या 50,000 खर्च हुए, तो मैंने उसके हिसाब से यहां पर कोई भी अमाउंट डाल दिया। लाइक यूरोस की बात करते हैं तो हमने देखा था कि भाई 10 लाख रुपए या 9 लाख रुपए का हमारा कुछ 4 या 5,000 कुछ बना था, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक जनरल सा रेट डाल दिया है। मैंने यहाँ पर 50 यूरो या 500 यूरो डाल दिया, मान लीजिए जो भी है, ठीक है। को फाइनेंसिंग मैंने यहाँ पर कर दी भाई, मेरी को फाइनेंसिंग यानी कि मैं खुद से सेल्फ खुद से जो है 100 लगा सकता हूँ, राइट। तो 400, राइट, एल्स्टॉम फंडिंग हो गई हमारी 400 और को फाइनेंसिंग से 100। मेरे बजट शीट में जो है ये इस वाले कॉलम का खर्चा जो है वो 500 लिखा होगा, इसमें से 400 एल्स्टॉम का हो गया और 100 को फाइनेंसिंग यानी हमारा खुद का हो गया। और इसकी मैंने डेडलाइन सेट कर दी कि भाई इस काम को हम जो है 30 मई 2024 तक कंप्लीट कर लेंगे। लो जी, एक हो गया, एक हो गया हमारा स्टेप 1। अब फिर से एक और लाइन ऐड कर दी हमने। अब इसमें हमें क्या करना है, स्पोर्ट्स के जो सॉरी टीचर हायर करने हैं। चलिए जी, जिसे हम कहते हैं इस स्टेप को क्या आता है, क्या कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट, ह्यूमन रिसोर्स। तो हमने ह्यूमन रिसोर्सेज पे वर्क करना है, राइट। की एक्टिविटी क्या होगी, इंटरव्यू, हम इंटरव्यू सेशन रखेंगे, राइट। उसके बाद हमने एल्स्टॉम से फंडिंग कितनी चाहिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 120, यहाँ पर मेरी खुद की जो है 30-150 रुपए मेरे या 150 यूरो इसमें खर्च हुए, राइट। और इसको मुझे फिर कंप्लीट कर देना है अपना 30 जून तक, राइट। मान लीजिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में हो जाएगी यार, चलिए 15 जून कर देते हैं 2024। जो भी मतलब कहने का आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से जो जो चीजें आप उसको इस हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। पहली चीज क्या होगा, आपका माइलस्टोन के साथ आपके काम यहां पर लिख दिए जाएंगे,
पहला हो गया। इसी हिसाब से दूसरा काम, मान लीजिए आपको स्पोर्ट आइटम परचेज करने, तो ऐड लाइन करेंगे आप, यहां पर इक्विपमेंट परचेज कर देंगे आप, इक्विपमेंट परचेज। इसके अंदर जो है यहाँ पर एक्टिविटी क्या रहेगी मेरी, सिर्फ परचेज रहेगी, परचेज ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट। यहाँ पर मान लीजिए पूरा खर्चा मैं इनसे लेना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर 1200-1500 जो भी यूरोस था वो डाल दिया, मेरी को फाइनेंसिंग इसमें 0 है। और ये काम मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भैया इस काम को मैं सितंबर में ही करूँगा या अक्टूबर में, जो भी है, ठीक है जी। मुझे पता है कि ये सितंबर में जवाब देंगे, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 15/9/2024, राइट। चलिए जी, मैंने इस हिसाब से जो भी डेट थी, कहने का मतलब अपनी सहूलियत, अपनी जरूरत, अपने प्रोजेक्ट की गति के हिसाब से डालेगा, मेरे हिसाब से नहीं कि उन्होंने सितंबर कहा तो सर ने सितंबर बोला था हम सितंबर में ही खर्चे का मेन खर्चा हम सितंबर में दिखाएं, नहीं, आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चलना है, राइट। ये मैंने सिर्फ वैसे डाल दिया। चलिए जी, यहाँ पर हमारी टोटल जो है एल्स्टॉम की फंडिंग आ गई और को फाइनेंसिंग भी हमारे पास यहाँ लिख कर आ गई है। अब यहाँ पर कहता है कि एड मोर स्टेप, राइट। यहाँ पर +1 हम करेंगे। यहां पर मान लीजिए हमारा कोई सेकंड ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, अब हमें सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा कोई और है, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम कर रहे थे, राइट। हमारा कोई और ऑब्जेक्ट है, इसको हम साथ साथ यहां पर बढ़ा सकते हैं, और अगर हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको यहां से जो है घटा सकते हैं, राइट। ये हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट स्क्रीन पर चलना है। अब यहां पर डालने पेमेंट माइलस्टोन। पेमेंट माइलस्टोन कैसे डालेंगे हम, डाउन पेमेंट। हमें 4/2024 में पहली इंस्टॉलमेंट चाहिए 150 यूरोस की, राइट। इंटरिम फर्स्ट पेमेंट, जो इंटरनल फर्स्ट पेमेंट है, वो हमें कब चाहिए, मान लीजिए मैंने यहां पर 9/2024 कर दिया। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 1215 जो मेरा था जोड़, वो मैंने डाल दिया यहाँ पर। रेशनल को खाली छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है जी। यहाँ पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट या इंटरिम पेमेंट आपको कब चाहिए, मुझे दिसंबर में चाहिए जी। मैंने यहाँ पर जो है डाल दिया 12/2024, ठीक है। कितने की इंस्टॉलमेंट चाहिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1200 फिर डाल दिए, रेशनल को छोड़ दिया। यहाँ पर इंटरिम पेमेंट का अगर थर्ड कोई इंस्टॉलमेंट है तो वो मैं डाल दूंगा, अगर मेरी थर्ड नहीं है तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा फिर फाइनल पेमेंट पे। मुझे फाइनल पेमेंट कब चाहिए, मान लीजिए मैंने प्रपोजल पूरा कर दूंगा मैं 15 मार्च को, तो मैंने यहाँ पर जो है 3/2025 कर दिया, राइट। और यहाँ पर मैंने जो बची हुई पेमेंट है मेरी, मान लीजिए जो भी थी, वो मैंने यहाँ पर डाल दी और इसको कर दिया यहाँ पर हमने सबमिट। माइलस्टोन ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, राइट। डाउन पेमेंट के लिए अगर कोई माइलस्टोन आपको ऐड करना है तो कर दीजिए। मान लीजिए ये मेरी माइलस्टोन है, डाउन पेमेंट मेरी 4/25 थी, इसका माइलस्टोन डाल देता हूँ भाई, लास्ट मुझे आप जो है जून तक करवा दीजिए। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो 06/2024 डाल सकता हूँ, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट अमाउंट डाल दूंगा जिस अमाउंट के लिए मैं इसको माइलस्टोन सेट कर रहा हूँ, राइट। तो इस प्रकार से आप चाहें तो माइलस्टोन डाल सकते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट के, कि भाई ये वाले की पेमेंट यहाँ तक करवा दीजिएगा। जैसे अब सेकंड वाला है हमारे पास 9/2024 का था, तो हमने इसको यहाँ पर कर दिया 10/24, यहां तक हमारी पेमेंट हो जानी चाहिए, है ना। माइलस्टोन डाल दिया, कम से कम 1000 कर दीजिएगा, मान लीजिए 1000 होगी तो भी काम चल जाएगा, राइट। यहाँ पर थर्ड इंटरिम पेमेंट 2 में 12/2024 का रखा था हमने, अब इसको 1/25 करेंगे और यहाँ पर 1200 की जगह फिर से 1000 करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर हमने जो है 1/2025 किया और यहाँ पर 1200 की जगह मान लीजिए 1200 ही कर दिया हमने टोटल। भाई इस बार तो पेमेंट में कोई लोचा होगा ही नहीं, यहाँ तक तो कंप्लीट पेमेंट चाहिए। एंट्री पेमेंट थर्ड हमने छोड़ दी थी, फाइनल के लिए हमने फिर से डाल दिया कि आप हमें जो है 4/2025, ठीक है, यहाँ तक आप ऑन रिसिप्ट ऑफ फाइनल रिकॉर्ड आप हमें जो है 4/2025 तक जो है फाइनल इंस्टॉलमेंट हमारी आप कर सकते हैं। उसका हमने जो है फाइनल अमाउंट जो भी था हमारा वो हमने यहाँ पर डाल दिया। चलिए जी, मान लीजिए यहाँ पर 4500 था, मैंने यहाँ पर 4500 ये हमने कंप्लीट कर दिया। हमारे जो प्रोजेक्ट और माइलस्टोन थे दोनों के दोनों हमारे ऐड हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद समरी करेंगे, सबमिट कर देंगे। यहां तक क्लियर है सबको, से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। हमें सब चीजें जो हमने लिख रखी है सिर्फ यहां पर ऐड करते जाना है, जो चीज लिख रखी है उसको सिर्फ यहां ऐड करते जाना है माइलस्टोन वाइज। चलिए जी, बहुत इजी वे में करवाएंगे हम इससे ग्रांट एप्लीकेशन को आपको।
यहाँ पर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर लोकल एस्ट्रोम एम्प्लॉइज, अगर वहां लोकल आपका ऑफिस लगता है और आपको लगता है वहां के लोकल जो इनके एस्ट्रोम के एम्प्लॉइज हैं उनका कोई रोल बन सकता है, वॉलंटियर सपोर्ट मिल सकता है आपकी संस्था को, राइट, तो उसको आप जो है यस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको आप जो है नो कर सकते हैं, राइट। अगर यस कर रहे हैं तो उनको आप क्या रोल देंगे अपने उस प्रोजेक्ट में वो आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा। अगर जो लोग यस कर रहे हैं वो आप रोल डाल सकते हैं, भाई हम वॉलंटियर के रूप में उनसे क्या सेवाएं ले सकते हैं आपके एम्प्लॉइज से, राइट। इज देयर एनी एल्स यू विल विश टू से अबाउट योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं आप, तो वो आप फर्दर जस्टिफिकेशन आप डाल सकते हैं, ये प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, अगर ये प्रोजेक्ट समय पर नहीं हुआ या हम इस प्रोजेक्ट को नहीं करते तो आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो जो एक रहता है ना अपनी चीज को और मतलब सारी चीज बताने के बाद, खर्चा वर्चा सब बताने के बाद फिर से जस्टिफाई करना, तो वो एक पोस्ट जस्टिफिकेशन जो होता है प्रोजेक्ट का, वो आपको यहाँ पर डालना है। क्या डालना है आपको? पोस्ट जस्टिफिकेशन, राइट, कि अगर ये प्रोजेक्ट समय से शुरू नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट। एम्प्लॉय रोल एज वॉलेंटियर, यानी कि इस पर्टिकुलर फाइनेंसिंग एजेंसी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप क्या रोल दे सकते हैं अपने उसमें वॉलेंटियर के रूप में। यहाँ पर आपको जो है फर्दर मीडिया फर्दर मीडिया फील फ्री टू अटैच द एप्लीकेशन और एनी एग्जिस्टिंग रिटन मीडिया कवरेज विजुअल मटेरियल सच एज फोटोज एंड वीडियोज। अगर आपका प्रोजेक्ट पहले से था या आप चला रहे हैं या उसका आप कुछ कर चुके हैं तो उससे रिलेवेंट आप यहाँ पर फोटो वगैरह जो भी आप चाहें तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर बिफोर सेंडिंग योर एप्लीकेशन प्लीज बी श्योर द अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन, सब के सब इंग्लिश में होने चाहिए, ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी इंग्लिश। अब कुछ लोगों के पास डीड है लोकल साउथ भाषा की, नहीं चलेगी, इंग्लिश कन्वर्सेशन चाहिए उसका, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको अपना बायोलॉज अटैच कर देना है, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी अटैच कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, बायोलॉज अटैच कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है एक कॉपी ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट, आपकी लास्ट बैलेंस शीट की यहाँ पर जो है कॉपी है उसको अटैच कर दीजिए। मान लीजिए मैंने इसको अटैच कर दिया जी। अब ये कहता है जी यहाँ पर आपके प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग दैट योर एक्टिविटीज आर बेनिफिशियल टू द जनरल इंटरेस्ट, आम लोगों के लिए आपका जो एक्टिविटीज हैं वो कैसे बेनिफिशियल रहेंगी उसकी प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ध्यान होगा, मैंने आपको पहले भी एक बताया था, हम अपने प्रोजेक्ट का जस्टिफिकेशन करते हैं लोकल न्यूज से, जो आर्टिकल उससे संबंधित जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास, उससे संबंधित जो रिपोर्ट्स होती है, या फिर हमने मान लीजिए कोई पहले से छोटा मोटा सेशन या एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया उसमें हमारे पास लोगों के फीडबैक अवेलेबल हैं, या स्कूलों में हमने कहा थे, हमने एक कैंप दे रखा था पहले, उन्होंने लिख के था बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत जानकारी, ऐसे कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए। तो इस प्रकार का कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन हो वो यहाँ पर जो है आप लगा सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पर ए डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर भी लगा सकते हैं। ए डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर आप यहां पर जो है अटैच कर सकते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर होता है कि भाई एक तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर, भाई जैसे मुझे किसी से लाभ मिला है, राइट, मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मैं कहीं गया किसी के कार्यक्रम में, आपकी संस्था में किसी, आपने किसी जलसे में, किसी प्रोग्राम में, किसी आपके वार्षिक समारोह में मुझे बुलाया था। वहां से आने के बाद मैंने इस मंच से, इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से अनाउंस किया, भाई मैं फलाने के यहाँ गया था, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी रही, बहुत अच्छा संस्थान जो है काम करी। तो मैंने ये क्या किया, डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर किया। तो यही चीज क्या होती है कि जब मैं, मेरी संस्था किसी स्कूल में या किसी लोगों के लिए, जनरल आम पब्लिक के लिए कोई काम करके आई, तो उनकी तरफ से जो उसका फीडबैक होता है, जिसे हम टेस्टिमोनियल्स भी कहते हैं, राइट, तो वो आपको जो टेस्टिमोनियल टाइप का जो डाटा हो आपका, वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, राइट। उसके बाद क्लिक कर देना है आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर। यहाँ पर अब ये कहता है कि भाई आपके प्रोग्राम में, एप्लीकेशन में कुछ कमियां हैं, योर एप्लीकेशन हैज एरर। कहाँ एरर? क्योंकि मैंने लास्ट वाला जो है वो अटैच नहीं किया था। देखिए अब ये बताएगा यहाँ पर ईमेल, मैंने क्या कहा था आपसे, एन एल्स्टॉम ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था ना कि एल्स्टॉम प्रोजेक्ट प्रोमोटर के अंदर एल्स्टॉम की ही मेल आईडी चाहिए, तो मैंने आपसे बताया था कि आप इस मेल आईडी को कॉपी कर लीजिएगा और यहां पर इसको ही जो है आप पेस्ट कर दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको समरी पर गए, हमारे पास पहले कमी देख लेते कहाँ कहाँ पर है। देखिए एक तो यहाँ पर हमें बताइए इसने कमी की हमारी मेल आईडी में कमी है, दूसरा हमने
यहाँ पर प्लीज ऐड MX ए कंट्री मैप। अच्छा, वो मैप का हमने वो डाटा वहाँ पर कुछ नहीं लगाया होगा, चलिए उसको भी जो है चेक कर लेंगे हम। यहाँ पर हम बाकी सारी चीज़ें सही है हमारी, राइट, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। और मुझे जहाँ तक डाउट है वो लास्ट में एक अटैचमेंट रह गया है मुझसे अभी अभी जस्ट, ये देखिए यहाँ पर प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग दैट योर एक्टिविटीज आर बेनिफिशियल टू ग्रीन, है ना। तो ये यहाँ पर रह गया है। चलिए, तो हम यहाँ पर जो है सेव एंड एग्जिट पर क्लिक करते हैं। पहले तो ध्यान दीजिएगा, सेव एंड एग्जिट पर क्लिक किया हमने। अब वापस यहां पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, राइट। अब प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में जहां जहां गलतियां थी यहां पर आया, इसको ठीक किया, राइट, ओके बता दिया अब इसने। देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पर गए बाकी शायद हमारे पास और कहां पर गलती थी, एक यहां पर गलती थी शायद, हमने कुछ ज्योग्राफिकल डाटा में यहां पर हमने कोई फाइल अटैच नहीं करी थी। चलिए यहां पर मैं एक फाइल अटैच कर देता हूं, ये लीजिए जी, यहां पर भी ये फाइल अटैच हो गई है। अब हमारे पास गलती थी सिर्फ लास्ट वाले पेज में, चलिए वहां पर भी चलते हैं जल्दी से और उसको भी ठीक करते हैं। बाकी का हमारा पूरा प्रपोजल सही है बिल्कुल, राइट। बाकी की सारी चीज हमने कंप्लीट कर दी। देखिए यहाँ पर ये आ गया है ऐड ए पार्टनर, बाकी की सब चीज़ें सही है। नेक्स्ट करते हैं और एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट को भी हम बिल्कुल सही कर चुके थे। यस, नेक्स्ट स्क्रीन पर क्लिक करते हैं और बजट ऑफ द प्रोजेक्ट को भी हम फिल कर चुके थे। नेक्स्ट स्क्रीन पर क्लिक करते हैं जल्दी से, और माइलस्टोन भी हमारे कंप्लीट थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आगे चलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास लास्ट में ये वाला, यस, यहाँ पर मैंने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की थी। चलिए यहाँ पर भी मैं एक इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर द शेक ऑफ। नेक्स्ट स्क्रीन अब देखते हैं क्या ये हमें एरर फिर से बताता है। यस, आपकी प्रोजेक्ट के अंदर अभी भी एरर है। कहां पर एरर है, देखिए ये एरर कंप्लीट हो गया, ये एरर कंप्लीट हो गए हमारे बाकी के, और एक एरर अब कहाँ रह गया हमसे भाई, जल्दी से चेक करते हैं। बजट वाले हिस्से में भी कोई एरर नहीं है, बाकी की सारी चीज़ें कंप्लीट हैं हमारे यहाँ पर। एप्लीकेशंस आर कंसीडर्ड एज सक्सेसफुली सबमिटेड अपॉन रिसिप्ट ऑफ द कंफर्मेशन ईमेल। तो जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास जो ईमेल आता है ना, उस पर हमें क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर अपने को अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैलिडेट एंड सेंड पर क्लिक करना है। एक मेल आएगा, उसको वैलिडेट करेंगे और ये जमा हो जाएगा। मैंने इसको रफ भरा था इसलिए मैं अब आगे इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको अब वैलिडेट एंड सेंड पर क्लिक करना है, पहले हमारे पास वैलिडेट एंड सेंड का ऑप्शन नहीं था, राइट। अभी हम इसको फिलहाल जो है सेव एंड एग्जिट कर देते हैं। यहाँ आपको सिर्फ यहाँ पर वैलिडेट एंड सबमिट पर क्लिक करना है और आपका प्रपोजल जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा प्रपोजल है, मैं इसको फिलहाल डिलीट द एप्लीकेशन कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें रफ आइडियाज भरा था। आई थिंक सो ये बड़ा इजीली आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें इस पूरे प्रपोजल को जो है सबमिट करना है। हमारे पास जो हमारा रेडीमेड प्रोजेक्ट है उसको हमें सिर्फ यहाँ पर जो है डाटा वाइज फिल कर देना है। से रेडी, अगर आप सर डीड इंग्लिश में देनी है, बिल्कुल इंग्लिश वर्जन ही देनी है सर, इसमें क्लियर मेंशन है ऑलरेडी कि इंग्लिश वर्जन देना होता है आपको, ठीक है जी। तो इंग्लिश वर्जन ही दीजिएगा प्लीज। से ओके, जल्दी से ओके कर दीजिए जिससे कि मैं समझ पाऊं कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ ओके हैं, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए जी, मैं यहां पर जानना चाहूंगा कल के हमारे जो प्रतिनिधि जो कल अवेलेबल नहीं थे, क्या वो आज अवेलेबल हैं? अ, चेतना सोशल फाउंडेशन और राजपूत कल्याण समिति में से कोई भी साथी अगर अवेलेबल है हैंड रेज कर दीजिएगा जल्दी से अपना। चेतना सोशल फाउंडेशन या राजपूत कल्याण समिति में से जो भी साथी अवेलेबल हो हैंड रेज कर दीजिएगा। चेतना सोशल फाउंडेशन या राजपूत कल्याण समिति से कोई भी साथी, सर डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर लेटर हेड पर नहीं देना होता है क्योंकि ये आपका डिक्लेरेशन नहीं होता है। ये जहां पर आपने काम किया, ये टेस्टिमोनियल्स होते हैं, इनको टेस्टिमोनियल्स मान के, टेस्टिमोनियल्स हमेशा दूसरे का होता है, राइट, लेटर हेड पे नहीं होना चाहिए। चलिए जी,
अब मुझे एक, नहीं नहीं सर, कोई भी थर्ड पार्टी चलेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी की जरूरत नहीं है यहां पर आपको। चलिए जी, यहां पर मैं जानना चाहूंगा कि दोनों संस्थान, हालांकि इनकी सक्रियता के हिसाब से इनको ऑप्ट किया गया है, लेकिन करंट यानी कि कल भी क्लास में ये उपस्थित नहीं थे और आज भी क्लास में उपस्थित नहीं है, तो क्या ऐसी संस्थाओं को महासंघ को सपोर्ट करना चाहिए? से यस और नो, क्योंकि हम अब आपके हिसाब से चलेंगे। जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, जो संस्थान आपकी एक्टिविटी, अपनी सक्रियता के मानक पर सही उतरी है, लेकिन वो कल भी मीटिंग में उपलब्ध नहीं थी और कल मैसेज हमने डलवा दिया था सबके माध्यम से, आप सबके माध्यम से, वो आज भी मीटिंग में नहीं जुड़े हैं, तो क्या हमें महासंघ को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए अब इस कंडीशन में? नो, नो, एक साथी कह रहे हैं सेल्फ यू। नहीं सर, देखिए मैं फैसला नहीं ले सकता। नो बट गिव वन चांस। एक साथी ने और कहा करना चाहिए। सर एज यू विश पे मत छोड़िए। हमने पर्सनली भी बोला था राजपूत कल्याण समिति को। चलिए जी, मोस्टली मेरे पास जो जवाब आए हैं, भागवती संस्थान ने यस लिखा है, और एक हमारे साथी हैं जिन्होंने यस लिखा है। दो साथी हैं जिन्होंने, दो तीन साथी हैं केवल जिन्होंने यस लिखा है, बाकी सब ने जो है नो लिखा है। सर देखिए, पता है क्या होता है, मैं यहाँ पर जो लोग, जो साथी मुझसे कहना चाह रहे हैं कि सर एक चांस उनको देना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक वाक्य आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा, अगर मेरे कोई साथी अवेलेबल हो तो। अभी इस ग्रांट के दौरान, जैसे हमने अभी दिसंबर में ग्रांट एप्लीकेशंस ली थी, राइट, इस ग्रांट के दौरान मेरे पास कुछ पर्टिकुलर फीडबैक आए कुछ संस्थाओं के लिए। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने जिस भी वजह से सही, उन्होंने फोन नहीं उठाया। ठीक है, आप किसी को कुछ देना चाहते हैं और सामने वाला लेना नहीं चाहता, उसके बाद भी अगर आप उसको जबरदस्ती वो चीज देंगे तो आप अपनी वैल्यू को खत्म कर रहे हैं, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि एक सेल्फ प्रेस्टीज भी मायने रखती है, राइट। तो हम इनको वापस मौका देंगे लास्ट में, जब हमारे सारे साथी खत्म हो चुके होंगे, यानी कि सब को हम एक बार फाइनल कर चुके होंगे, उसके बाद हम इनको मौका देंगे। तो जिन साथियों ने नो का जवाब दिया, मैं उनसे संतुष्ट हूं। ठीक है जी, और मोस्टली जो आप लोगों का जवाब आया है नो का ही, तो उसके हिसाब से इनको फिलहाल हम नो करते हैं और हमारे नेक्स्ट साथी का जो हम नाम अनाउंस करते हैं। चलिए जी, अब मेरी डायरी में हमारे जो नेक्स्ट साथी हैं हमारे साथ, मैंने इन पर लिस्ट भी जो है अपने फोन में डाली हुई थी, जल्दी से इसको टैग कर लेते हैं और हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमारे वो साथी हमारे साथ। देखिए, आप अवेलेबल होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप अवेलेबल नहीं हुए तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। चलिए जी, हमारे इन दोनों साथियों की जो एलिजिबिलिटी है वो कैंसिल की जाती है। जब आपने ये मैसेज पहुंचाया तो वो ये मैसेज भी पहुंचा दीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अब उसको कैंसिल किया गया क्योंकि आप मीटिंग में ही जो है उपस्थित नहीं हुए। चलिए जी, हमारे साथ अगले प्रतिभागी के रूप में संगम सेवालय, क्या आप अवेलेबल हैं? संगम सेवालय, हैंड रेज अगर आप अवेलेबल हैं तो जल्दी से। संगम सेवालय, क्या अवेलेबल हैं? हैंड रेज कीजिएगा अगर संगम सेवालय अवेलेबल हैं तो। यस, यस अवेलेबल हैं शायद। है दादा, है दादा। यस यस यस, सॉरी, अनम्यूट कीजिएगा श्रीमान जी अपने आप को। अनम्यूट कीजिएगा सर अपने आप को, जिससे कि हमारे बाकी के साथी भी सुन हाँ, सकें कर आपको। कर लिए इफ आर सर, यू अवेलेबल? अनम्यूट हो गए। शायद आपकी वॉइस, किसी को वॉइस आ रही है? आ रहा है दादा। क्या मुझे नहीं आ रही केवल? क्या किसी साथी को वॉइस आ रही है? से यस और नो।
नहीं आ रही है सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप अपना कैमरा ऑन करके बता दीजिए सर सभी को। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू रहा हो। आप सर अपना कैमरा ऑन करके सभी को बता दीजिए। आपका अगर कैमरा ऑन हो जाएगा तो भी आप हमें दिख जाएंगे सभी को। सर अगर आप अपना कैम ऑन कर लेंगे तो भी आप हम सबको दिख जाएंगे। सॉरी, क्या दिक्कत हो रही है? संगम से वाले, यस। कैसे हैं विपिन अवस्थी जी? अब आप हमें दिख पा रहे हैं, राइट? अवस्थी जी अब आप हमें दिख पा रहे हैं, लेकिन आपकी वॉइस हम सुनने में असमर्थ हैं। शायद आपकी वॉइस में कुछ टेक्निकल एरर है और आपकी स्क्रीन भी रुकी हुई है, वीडियो स्क्रीन भी रुकी हुई है, शायद कुछ टेक्निकल एरर होगा। नेटवर्क इशू So वगैरह now होगा। the organization have been selected as a beneficiary. शुभकामनाएं सर आपको। और अभी तक हमारी जो संस्थाएं सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि उसमें एक दिन जो है हमारी कुछ संस्थाओं ने खराब कर दिया, जो कि समय से अवेल नहीं हो पाई। तो अब आप 3 संस्थाएं जो अवेल रही हैं हमारी मीटिंग्स के अंदर, उनको कल मॉर्निंग में कॉल कर दिया जाएगा। कल से आपकी क्लासेस नहीं होंगी। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल से आपकी क्लासेस ये नहीं होंगी ग्रांट की, क्योंकि मेरे पास फीडबैक नहीं आया है किसी भी साथी का, सिर्फ एक संस्था को छोड़कर, कि वो ग्रांट अप्लाई कर भी रहे हैं, राइट? तो जब आपको ग्रांट अप्लाई सर करनी नहीं है, तो मैं भी अपना 1.5 या 2 घंटे क्यों खराब करूं, राइट? जब मुझे आप तक ये ग्रांट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो मैं वीडियोस के रूप में पहुंचा दिया करूंगा। और फिर जो हमारी संडे टू संडे मीटिंग चल रही थी, वहां हम अपने नए नए बेनिफिशियरीज का नाम अनाउंस करते रहेंगे, राइट? तो सर ग्रुप में फीडबैक नहीं है हमारे पास किसी का भी। हमारे पास ग्रुप में किसी का भी स्क्रीनशॉट नहीं है जिन्होंने अप्लाई किया है, राइट? किसी ने भी डाला हो तो बता दीजिए, सिर्फ एक साथी को छोड़कर। एक साथी ने डाला था, उसके बाद किसी ने भी नहीं डाला था। इसलिए हम आपकी क्लासेस जो है आज से बंद कर रहे हैं। और जब आपके फीडबैक स्टार्ट हो जाएंगे ग्रुप के अंदर, आपके स्क्रीनशॉट आने स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ हम ग्रांट अप्लाई कर रहे हैं। इन क्लासेस के बारे में किसी ने नहीं लिखा आज तक कि आपको लाइव ग्रांट एप्लीकेशंस करवाई जा रही हैं, ठीक है? ये फीडबैक महासंघ को देना होता है ना। अगर महासंघ इतनी मेहनत कर रहा है आपके पीछे, तो आपको भी फीडबैक देने का आपका भी एक औचित्य बनता है, राइट? सो अभी के लिए क्लासेस जो है स्टॉप की जाएंगी आपकी, और आप वीडियो के माध्यम से जो अपनी ग्रांट एप्लीकेशन कीजिएगा, राइट? अब वीडियोस के माध्यम से आपको ग्रांट एप्लीकेशन कराई जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरे साथ आप अवेलेबल हैं, शायद आज दादा भी अवेलेबल नहीं है, राइट? चलिए, तो अभी हम अपनी फिलहाल इस स्ट्रक्चर पर जो है लगाम लगाते हैं। लगातार ग्रांट की एप्लीकेशंस दोनों चैनल्स पर बराबर दी जा रही हैं आपको। ध्यान से चेक कर लीजिएगा। जिन संस्थाओं के पास एफसीआरए है, लेट मी कंप्लीट, जिनके पास एफसीआरए अवेलेबल है यहां पर कोई साथी ऐसा जिसके पास एफसीआरए अवेलेबल हो? से मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से मी इन द चैट बॉक्स अगर आपके पास एफसीआरए अवेलेबल है तो। किसी भी साथी के पास एफसीआरए अवेलेबल है क्या? सर एफसीआरए प्रोविजनल कब से होने लग गया? किसी साथी के पास एफसीआरए अवेलेबल है क्या? 1 2 3, 3 साथियों के पास। चलिए, खैर जिसके पास भी अवेलेबल हो, मैं उन तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा। आपके लिए सीएसआर ग्रांट्स, सॉरी एफसीआरए ग्रांट्स हमने व्यवस्थित करना स्टार्ट कर दी हैं। डेली एक ग्रांट जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से सर्व की जाएगी, राइट? यू कैन नोट डाउन द चैनल नेम। ग्रांट गुरु के नाम से आप एफसीआरए ग्रांट, यहां पर स्पेशली फॉर एफसीआरए, इट हैज बीन क्रिएटेड स्पेशली फॉर एफसीआरए ग्रांट फॉर यू। ग्रांट गुरु के नाम से आपका 3rd चैनल शुरू हो चुका है। इस पर वीडियोस शेड्यूल कर दी गई हैं, चेक करते रहिएगा, राइट? आपके तीनों चैनल्स के लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, वहां से देखते रहिए और अपनी अपनी ग्रांट्स के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करते रहिएगा। ध्यान रखिएगा, अब आपके जब फीडबैक हमारे पास आएंगे कि आप इन ग्रांटों को सबमिट कर चुके हैं, सबसे पहला क्लास का फीडबैक, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जो आपके लिए प्रयास करता है, इसके फीडबैक्स आपके आने चाहिए। सेकेंडरी
आपने जो ग्रांट एप्लीकेशन की है उसके प्रूफ्स, अगर आपने मेल से सबमिट किया है, अपने मेल का स्क्रीनशॉट लेना है, ग्रुप के अंदर डालना है, राइट? तो मान्य होगा कि हाँ आपने अप्लाई किया। सिर्फ लिख देने से नहीं होगा। जब हमें लगेगा कि हमारे नंबर ऑफ प्रेजेंटीज की मैं यहां पर बात कर लेता हूं, 25 मेंबर्स हैं, 50%, लगभग 15 मेंबर्स के जब हमारे पास जवाब आ जाएंगे उसके बाद हम अपनी क्लासेस को वापस शुरू कर देंगे। तब तक आपको ग्रांट एप्लीकेशन वीडियोस के रूप में मिलेंगी आपके चैनल पर। सभी को शुभ रात्रि, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा प्रयास करते जा रहे हैं और ध्यान रखिएगा इस पूरी कड़ी में अब आपकी जो है ये 5वीं ग्रांट है। आप कहेंगे सर 5वीं कैसे हुई, चौथी होनी चाहिए? नहीं सर, चौथी ग्रांट आपको वीडियो के रूप में वहां पर लगा दी गई। तो जितनी वीडियोस हमारी लगती जाएंगी एडिशनल ग्रांट के रूप में, वो इस सीरीज में काउंट होती रहेंगी, क्योंकि हमने बताया हमने इस सीरीज को आपकी 100 ग्रांट एप्लीकेशन के साथ मर्ज कर दिया है, राइट? तो इट वाज योर 5th ग्रांट एप्लीकेशन। 6th, 7th और 8th शेड्यूल कर दी गई हैं ऑलरेडी चैनल पर वीडियोस के रूप में। और अगर आपकी ये क्लासेस आज स्टॉप नहीं होती तो हम लगातार ग्रांट नई एप्लीकेशंस को हम साथ साथ कर रहे होते, राइट? तो ये वीडियो आपको जो है चैनल के अंदर मिल जाएगी, जो कि अभी 1 घंटे या 2 घंटे के बाद अपडेट कर दी जाएगी आपके चैनल पर। सभी को शुभ रात्रि, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। अच्छा, कुछ साथियों के मेरे पास प्रश्न थे कि सर हमारा नंबर कैसे आएगा बेनिफिशियरी लिस्ट में? क्या आप फेसबुक पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा जानकारियों को शेयर करते हैं? क्या आप ग्रुप में भेजी गई जानकारियों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं? क्या आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा बनाई जा रही वीडियोस या फिर ये ग्रांट इंफॉर्मेशन की जो वीडियोस हैं या फिर महासंघ की जो भी वीडियोस आपके पास आती हैं, क्या आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर शेयर करते हैं इसको? क्या इन वीडियोस पर, इन पोस्ट पर आप लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं? ये बहुत तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको मद्देनजर आपको जो है बेनिफिशियरी के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। इनके अलावा आपकी खुद की संस्थान कितनी एक्टिव है। जैसे अब संगम सेवालय की बात करूं, उनके शेयर बहुत कम होंगे, उनके लाइक्स शायद है या नहीं है, मैंने नहीं चेक किया, लेकिन उनकी खुद की एक्टिविटी वो मायने रखती है। ऐसे ही एक संस्थान है हमारे जो है राजेश लठवाल जी, सोशल मीडिया पर वो महासंघ के प्रति उतने एक्टिव हो चाहे ना हो, लेकिन एक्टिविटी दोनों तरफ कर रहे हैं। वो कैसे? वो जो भी पर्टिकुलर काम करते हैं उस काम का डेली फीडबैक ग्रुप के अंदर है कि वो क्या कर रहे हैं डेली। दूसरा, उन फीडबैक्स में या कहीं भी वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के नाम का यूज करते हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पहचान को अपने साथ यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका बिहाफ बनाया जाता है और उसके हिसाब से जो है फंडरेजिंग की जाती है। अब जो हमारे बेनिफिशियरी सेलेक्ट होंगे वो नेक्स्ट वीक में होंगे, राइट? नेक्स्ट वीक इन द सेंस, क्योंकि संडे को जो हमारी क्लास रहेगी वो टैक्सेशन पर बेस्ड रहेगी। मैंने आपको बताया था क्योंकि 31st लास्ट है, तो 31st को जो क्लास रहेगी वो टैक्सेशन पर बेस्ड रहेगी हमारी। अब जाहिर सी बात है 6 या 7 तारीख को जो भी संडे आएगा वहां पर आपकी जो क्लास होगी उसमें नए बेनिफिशियरीज का नाम होगा। तब तक हम इनके ऊपर वर्क करेंगे। और अगर तब तक आपके फीडबैक, आपकी जो भी जानकारियां हैं, या आप महासंघ के प्रति एक्टिव हो जाते हैं, ग्रांट के आपके सबमिशन के जो फीडबैक हैं वो आप अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करते हैं कि हमने ग्रांट एप्लीकेशंस की हैं, जैसे ही नंबर काउंटिंग्स 15+ होगी वैसे ही हम आपकी क्लासेस को दोबारा शुरू कर देंगे और उसी क्लासेस के दौरान जो नए बेनिफिशियरीज हैं उनका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट।